जय हिंद। मैं धर्मेंद्र कुमावत। लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज में वन शॉट सीरीज अपन डिस्कस कर रहे थे। 2 चैप्टर ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर लिए हैं और आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे वनस्पति जगत प्लांट किंगडम 11th क्लास की एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर। उम्मीद मैं करता हूं जो 2 चैप्टर आपको पढ़ाए गए हैं वो अच्छे से समझ में आए हैं। अगर फिर भी किसी भी प्रकार का आपको डाउट रहता है तो आप उसी सेम वीडियो की कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, वैसे तो नहीं रहा होगा, अगर फिर भी रहता है कोई स्टेटमेंट आपको समझ में नहीं आता है तो आप सीधा सा टाइप कर करके पूछ सकते हैं इस पेज पर या इस टॉपिक में ये जो बात है वो नहीं समझ में आई है। ठीक है, तो मैं आपको अच्छे से उसको अलग से समझा दूंगा। क्लियर? आज का सेशन वनस्पति जगत के नाम है, इसको आपको रिलेट करके पढ़ना होता है। ऐसा नहीं कि अकेला चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, इसको आपको रिलेट करके पढ़ना है। अभी यहां से जो शुरू हो रहा है ये जो चैप्टर, ये जाके 12th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है उस पर कंप्लीट होता है, जिसका नाम क्या है? पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, जैसे अपन जिम्नोस्पर्म की ओर चलते हैं इस टॉपिक में, इस चैप्टर में एंजियोस्पर्म की ओर अपन चलते हैं। तो जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म 100% आपको समझना है तो आपको वो समझ में आएगा 12th क्लास के सेकंड चैप्टर में। इसमें से आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि इसके एनसीईआरटी को अच्छे से समझा दिया जाए और बाकी जो बचा हुआ जो भी पार्ट होगा वो अपन 12th क्लास का जो सेकंड चैप्टर इसके अंदर पढ़ते हैं तो वहां पर अपन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट अपन करते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है वनस्पति जगत। टोटल 6 छोटे छोटे या बड़े बड़े टॉपिक इसके अंदर दे रखे हैं, शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो और सबसे लास्ट में पीढ़ी एकांतर। तो जो लास्ट चैप्टर में अपन ने पढ़ा था, दूसरे चैप्टर में अपन ने 5 जगत प्रणाली देखी थी, उसका एक जगत है वनस्पति जगत और अगला जो चैप्टर आएगा वो आएगा प्राणी जगत। ठीक है, कब तक वहां पर अपन ने डिटेल से डिस्कस कर लिया है। तो स्टार्ट अपन करते हैं। पिछले अध्याय में हमने वीटेकर 1969 में इन्होंने 5 जगत दिए थे, जिसके ये 5 जगत यहां पर हैं। ठीक है, और इस अध्याय में अपन क्या पढ़ेंगे? प्लांटी जगत के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी का जो पार्ट है वन शॉट सीरीज में वो एक तरह से क्योंकि रिवीजन के लिए है, तो जो काम का नहीं है तो उसकी थ्योरी पढ़नी ही क्यों। ठीक है, तो हमें यहां पर इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि वनस्पति जगत के विषय में समयानुसार परिवर्तन आया है। ये अपन ने दूसरे चैप्टर में भी डिस्कस किया है कि कुछ जो एल्गी है वो पादप होते हुए भी उसे कवक के साथ में रखा गया, किसी को प्रोटिस्टा के साथ में रखा गया, किसी जो बैक्टीरिया उसको वनस्पति जगत में रखा गया। तो जो टाइम टू टाइम यहां पर क्या हुआ है, समय अंतराल में परिवर्तन आया है इस जगत में। जैसे फंजाई और मोनेरा तथा प्रोटिस्टा वर्ग के सदस्य जिसमें कोशिका भित्ति होती। अब आपको याद आना चाहिए कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, मोनेरा की किसकी बनी होती है और प्रोटिस्टा की किसकी बनी होती है। यहां से तो कवक की तो 3-4 बार प्रश्न पूछा गया। तो इनमें कोशिका भित्ति होती है, तो पहले इनको प्लांट किंगडम में रखा गया था, अब इन्हें प्लांट किंगडम से, प्लांटिंग वर्ग से बाहर निकाल दिया गया है। यद्यपि वे पहले दिए गए वर्गीकरण के अनुसार एक ही जगत में थे। ठीक है, इसीलिए साइनोबैक्टीरिया जिन्हें नील हरित शैवाल कहते थे, अब वो शैवाल नहीं है, लेकिन आज भी उसे साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, नील हरित शैवाल के नाम से उसे अपन जानते हैं। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से उसे जानते हैं। तो इस अध्याय में हम प्लांटी के अंतर्गत शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के विषय में पढ़ेंगे। जो स्टार्टिंग के जो 5 टॉपिक है पहले वो पढ़ेंगे, उसके बाद में इन्हीं की समरी एक तरह से इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो वर्गीकरण है पादप जगत का वो अपन देखते हैं कि क्या स्टार्टिंग से ही इसे 5 पार्ट में डिवाइड किया गया था, शैवाल से लेकर एंजियोस्पर्म, या और भी इसका कुछ से पहले का कोई वर्गीकरण था, तो वो अपन देखते हैं। आओ इस तंत्र को प्रभावित करने वाले बिंदुओं को समझने के लिए एंजियोस्पर्म के वर्गीकरण को देखें। तो पहले दिए गए वर्गीकरण में हम आकारिकी के गुणों जैसे प्रकृति, रंग, पत्तियों की संख्या तथा आकृति के आधार पर इसको वर्गीकृत करते थे। जिसका मतलब यह है कि जब वर्गीकरण किया गया था वनस्पति जगत का, तो ये तो सबसे लास्ट के हैं, शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडो, जिम्नो और एंजियोस्पर्म। इससे पहले का जो आधार था उसमें अपन ने सिंपल से देखा किस प्रकृति में है, कैसा उनका रंग है, पत्तियों की संख्या कैसी है, उनकी आकृति कैसी है, वो था। वे मुख्यतः कायिक गुणों तथा पुमंग की रचना के आधार पर होते हैं। ठीक है, लीनियस के अनुसार ऐसे वर्गीकरण कृत्रिम थे, इसे आर्टिफिशियल अपन कहते हैं, क्योंकि आंखों से देख करके सीधा अपन बता सकते हैं कि अच्छा ऐसे ऐसे लक्षण है,
इतनी इतनी पत्नियां नहीं, पत्तियां हैं, पुमंग की ऐसी संरचना, ये सब वगैरह, ठीक है। तो कृत्रिम थे क्योंकि उन्होंने बहुत ही समीप वाले संबंधित स्पीशीज को अलग कर दिया, बहुत संबंधित चीज। जैसे मान लो इसके अंदर ये कोई पौधा है, इसके अंदर 10 पत्तियां हैं, वैसे तो कम ही, मान लो 100 पत्तियां, 1000 पत्तियां, इसके अंदर मान लो ये पत्तियां 1500 है, ठीक है। सब में सेम थे लेकिन पत्तियों की संख्या अलग होगी, तो बोले नहीं नहीं यार ये तो अलग है, अलग अलग प्रकार के, तो बाकी सब सेम है लेकिन पत्तियों की संख्या नहीं सेम। तो जो बिल्कुल समीपस्थ थे, कृत्रिम में क्या कर दिया, इनको अलग अलग कर दिया। तो कृत्रिम वर्गीकरण में क्या था, कायिक और लैंगिक गुणों को समान मान्यता दे दी गई। बोले यार इसके अंदर जो लक्षण दिख रहे हैं वो दूसरे पादप में भी सेम वैसे ही दिख रहे हैं, तो क्या है, ये सेम है। जबकि लक्षण सेम हो सकते हैं कायिक, लेकिन जो लैंगिक हैं वो तो सेम नहीं हो सकते। इसके अंदर इन्होंने क्या कर दिया, समान मान्यता दे दी। तो अब ये स्वीकार नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कायिक गुणों में पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, पर्यावरण का तापमान में बढ़ा करके 40 से कर दूं 60, तो स्टोमेटा हो जाएंगे बंद, पानी की हो जाएगी कमी, तो पत्तियां हो सकता है जड़ जाए, पत्तियां मुरझा जाए, कुछ भी हो जाए। जैसे जैसे आप पर्यावरण को चेंज करेंगे वैसे वैसे इसकी आंतरिक जो मतलब आकारिकी की अगर अपन बात करें वो चेंज हो सकती है, कायिक गुण में परिवर्तन हो सकता है। अब दूसरे वर्गीकरण में की अगर अपन बात करें तो वो है प्राकृतिक वर्गीकरण, नेचुरल क्लासिफिकेशन। इसमें क्या किया गया, जैसे कि शब्द से ही अपने को पता चल रहा है कि जो प्राकृतिक आवास की बात करें, प्राकृतिक संबंध की बात करें, किसी भी पादप की, ये पादप है, प्रकृति की बात कर रहे हैं, इन दोनों का जो रिलेशन होगा उसी के आधार पर वर्गीकरण अपन करेंगे। तो प्राकृतिक वर्गीकरण जीवों में प्राकृतिक संबंध तथा बाह्य गुणों के साथ साथ भीतरी गुणों जैसे परासंरचना, शरीर, भ्रूण विज्ञान तथा पादप रसायन के आधार पर विकसित हुआ है। पुष्पीय पादपों के इस वर्गीकरण को जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डोल्टन ने दिया था, हुकर ने समझाया था, ठीक है। साइंटिस्ट के जो नाम है वो आपको ध्यान में रखना है, यहां पर वनस्पति के जो वैज्ञानिक है उनको ध्यान में रखना है। प्राकृतिक वर्गीकरण में अपन क्या कर रहे हैं, कृत्रिम में ध्यान में आपको रखना, केवल जो बाह्य कैरेक्टर से एक्सटर्नल जो कैरेक्टर है वो अपन काम में ले रहे हैं वर्गीकरण के लिए, जबकि प्राकृतिक में अपन क्या कर रहे हैं, बाह्य के साथ साथ में आंतरिक भी काम में अपन ले रहे हैं, ठीक है। बाह्य के साथ साथ में आंतरिक भी अपन काम में ले रहे हैं, और आंतरिक जब काम में लेंगे तो जैसा लिखा रसायन, कोशिका में मिलने वाला रसायन, कार्बोहाइड्रेट है, एक प्रोटीन है, एक वसा है, एक अमीनो अम्ल है, एक डीएनए है, एक आरएनए, वो सब आएंगे। भ्रूण विज्ञान, किस प्रकार से भ्रूण का निर्माण हो रहा है, विकास कैसे हो रहा है, वो सब, शरीर की स्ट्रक्चर जो है वो सब अपन देख रहे हैं आंतरिक के आधार। तो कृत्रिम दिया था लीनियस ने, और प्राकृतिक कौन दे रहा है, जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डोल्टन हुकर। ध्यान में आपको रखना है, दो क्लासिफिकेशन में साइंटिस्ट आ गए हैं, 3, पहले में केवल लीनियस, इसमें 2 हैं, जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डोल्टन हुकर ने बताया था। अब जो अभी के टाइम में ले रहे हैं वो कौन सा है, जाति वृत्तीय वर्गीकरण, फाइलोजेनेटिक इंग्लिश में से कहते हैं, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। मतलब जो उद्विकास है, जो विकास की बात करें कि ये 1 है, इसका 2, 3, 4, तो 1 मान लीजिए 4 का निर्माण हुआ, 3 से 3 का निर्माण हुआ, 2 से 2 का निर्माण हुआ, 1 से, तो जो 2 है किसके बीच की यूनिट है, 1 और 3 की, 3 जो है किसके बीच की यूनिट है, 2 और 4 की, मतलब ये एक दूसरे से रिलेशन में है। तो इनका विकास किस प्रकार से हुआ, जैसा जैसा चेंजेस हुए हैं वैसे वैसे, तो वो आता है फाइलोजेनेटिक में, जाति वृत्तीय वर्गीकरण तंत्र में। तो जाति वर्गीकरण तंत्र जो विभिन्न जीवों में विकासीय संबंध पर आधारित है को स्वीकार करते हैं। इससे यह पता चलता है कि समान टेक्सा के जीव के पूर्वज एक ही थे, ठीक है। अब हम वर्गीकरण की कठिनाइयों को हल करने के लिए विभिन्न सूचनाओं तथा अन्य स्रोतों का प्रयोग करते हैं। सारी बात समझ, जाति वृत्ति में आपको ध्यान में रखना है, विकास संबंध इंपॉर्टेंट है। यह तब और कठिन हो जाता है उसके पक्ष में कोई भी जीवाश्मी प्रमाण उपलब्ध ना हो। जीवाश्मी का मतलब आपको समझ में आता है, मिट्टी में दबे हुए जो जैसे मान लीजिए ये कोई जीव था, इसकी हड्डी वगैरह मिल रही है, दांत वगैरह मिल रहा है, पादप है तो उसकी पत्तियां, तने वगैरह मिल रहे हैं, तो वो जीवाश्म है, ठीक है। तो अगर किसी भी जीव का जीवाश्म अगर नहीं है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्लासिफिकेशन में। संख्यात्मक वर्गीकी, ठीक है, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन जिसे अपन कहते हैं संख्या के आधार पर है, जिसे अब सरलता से कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है, सभी अवलोकनीय गुणों पर आधारित है, ठीक है। अवलोकन जिसका अपन कर सकते हैं संख्या के आधार पर कंप्यूटरीकृत किया गया, मतलब कंप्यूटर में कोई डेटा है, जैसे मान लीजिए किसी को मैं कोड दे दूं A B C
3, 4, 5, तो इस 4 में जो है जितने भी सेम है जी उसको अपन रख देंगे। 3 में है जो जितने भी सेम जीव उसको अपन रख देंगे। तो 3 का अगर मैं स्टडी कर लूं तो बहुत सारे जीवों का अध्ययन मैं कर सकता हूं। तो मैंने एक संख्या दे दी इन जीवों को साहब, ठीक है। तो ये अवलोकनीय गुणों पर आधारित है और सजीवों के सभी गुणों को एक नंबर तथा एक कोड दिया गया है, इसके बाद इसे प्रोसेस किया गया। तो ये कोड हो गया और ये नंबर हो गया। इस प्रकार प्रत्येक गुण को समान महत्व दिया गया है और इसी समय सैकड़ों गुणों को ध्यान में रख सकते हैं। जैसे जैसे मैंने बता दिया इसमें बहुत सारे गुण होंगे और इसमें बहुत सारे जीव भी होंगे। तो एक बार आप देख लोगे अच्छा इसमें क्लासिफिकेशन में ये जीव और इसके ये लक्षण है, तो बाकी के भी सेम ही रहेंगे, ठीक है। आजकल वर्गीकी विद जो है भ्रांतियों को दूर करने के लिए कोशिका वर्गीकी के कोशिका विज्ञानीय सूचनाओं जैसे क्रोमोसोम की संख्या, रचना, व्यवहार तथा रासायनिक वर्गीकी जो पादप के रासायनिक कारकों का उसका उपयोग करते हैं। अगर फिर भी किसी प्रकार का आपको दिक्कत आता है इन ऊपर में जो भी अपन ने क्लासिफिकेशन देखा उसमें, तो वर्गीकी विद मतलब जैसे वर्गीकरण जो करते हैं उसके लिए शब्द यूज में लेते हैं वर्गीकी विद, करने वाला जो इंसान होगा वैसे तो जो साइंटिस्ट थे उनके लिए वर्गीकी विद शब्द यूज में लेते हैं, ठीक है। तो भ्रांतियों को दूर करने के लिए कोशिका वर्गीकी के कोशिका विज्ञान सूत्र, अब कोई जीव है बिल्कुल सेम हो सकता है दिखने में, लेकिन फिर भी अगर उसकी साइटोलॉजिकल या कोशिका की इंफॉर्मेशन अगर अपन देखेंगे तभी अपन क्लियर कट बता सकते हैं। और मेन जो है चाहे तो शरीर की बात करें, आंतरिक चाहिए बाह्य, वो किस पर निर्भर करता है, आनुवांशिक पदार्थ पर। और आनुवांशिक पदार्थ किसमें होता है, कोशिका में, और कोशिका के अंदर किसमें होता है, केंद्रक में, और केंद्रक के जो भी है डीएनए या आरएनए उसके अंदर, और वो कहां होता है, वो क्रोमोसोम में। तो जो भी कोशिका विज्ञान सूचना जैसे क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, जैसे मनुष्य में 46 की बात करते हैं अपन, 23 की बात करते हैं, चाहे एक गुण तो चाहे द्विगुण तो अलग अलग है। स्ट्रक्चर किस प्रकार का, व्यवहार किस प्रकार का, वो किस किस काम के करते हैं। रसायन वर्गीकरण मतलब रसायनों का अपन वर्गीकरण कर रहे हैं, हमारे डीएनए, प्रोटीन, अमीनो अम्ल वगैरह, वो सब अपन देखते हैं और क्लियर कट अपन बता सकते हैं कि ये जो जीव है इस प्रकार का है, सिंपल सा, ठीक। अब जो 5 में वर्गीकरण अपन कर रहे हैं, जिसमें पहला जो आता है शैवाल, दूसरा ब्रायोफाइट, तीसरा टेरिडोफाइट, चौथा जिम्नोस्पर्म और पांचवा एंजियोस्पर्म। इन जो पांचों को अपन ने वर्गीकरण किया, बोला साहब वर्गीकरण तो कर दिया, लेकिन इनका जो आधार है वो क्या है। तो आधार यहां पर मेन जो आधार होगा वो एक तो आपके पास होगा इसमें मिलने वाले क्लोरोफिल की, क्या क्लोरोफिल ए है, बी है, सी है, डी है, ज़ेनथोफिल है, कैरोटीनॉइड, जो अलग अलग प्रकार के वो इसका होगा, ठीक है। अभी एक टेबल आएगा आगे आएगी, उसमें आपको समझ में आ जाएगा क्या इनका मेन आधार था, ठीक है। मेन आधार मैंने बता दिया, इनमें मिलने वाला जो पिगमेंट है वर्णक है उसके आधार पर आवास होता है दूसरा। तो पहला जो आपके पास है वो है शैवाल, जिसे इंग्लिश में अपन कहते हैं एल्गी। क्या कहते हैं, एल्गी। शैवाल जो होता है क्लोरोफिल युक्त होता है, पादप है भाई साहब। तो पादप कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, खुद का भोजन खुद बनाते हैं। आपको याद होगा जब दूसरे चैप्टर में अपन ने पादप देखा था, वहां पर अपन ने कुछ कीट भक्षी की भी बात की थी, याद है, ब्लेडरवर्ट, याद होगा आपको ब्लेडरवर्ट, ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप वगैरह, 2 एग्जाम्पल अपन ने वहां पर डिस्कस किए थे। तो एल्गी जो है वो कैसा होता है, क्योंकि पादप है तो ये स्वपोषी होगा, क्लोरोफिल युक्त होगा, प्रकाश की उपस्थिति में ये जो क्लोरोफिल है वो प्रकाश संश्लेषण करता है, सिंपल है, थैलोइड है, तथा मुख्य जलीय जैसे अलवणीय तथा समुद्री दोनों हो सकता है। अलवणीय का मतलब फ्रेश वाटर जो है। थैलोइड की अगर अपन बात करें तो थैलोइड सम शब्द यूज में लेते हैं, जैसे जिसके अंदर वास्तविक जो संरचना होती है वो नहीं होती। जैसे मूल की बात करते हैं तो वास्तविक मूल नहीं होकर मूल सम, मूल के समान, तना सम, तने के समान, पर्ण सम, पर्ण के समान, तो वो होता है एक तरह से थैलोइड, उसे अपन कहते हैं, ठीक है। सिंपल से समझना, आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। वे अन्य आवाज जैसे नम युक्त पत्थरों, ये तो अपन ने बात कर ली, जल में होता है, दोनों प्रकार के जल में हो सकता है। कुछ जो नमी युक्त पत्थर है वहां पर मिट्टी में, लकड़ी में भी पाया जाता है, क्योंकि सबसे सिंपल प्रकार के अगर पादप पूछा जाए, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ पादल जो प्लांट है वो है शैवाल। उनमें से जैसे कुछ जो है कवक लाइकेन में तथा प्राणियों के संगठन में भी पाए जाते हैं, जैसे स्लोथ रीच, स्लोथ बियर जिसे अपन कहते हैं। तो कुछ जो है जैसे लाइकेन तो आपने पढ़ा ही है दूसरे चैप्टर में। स्लोथ रीच जो होता है पेड़ पर आपने देखे होंगे, वास्तव में देखे होंगे नहीं तो वीडियोस वगैरह में देखे होंगे, मूवीज वगैरह में, पादप की जो भी है तना वगैरह उस पर उल्टे लटके रहते हैं कुछ भालू, ठीक है, वो होता है स्लोथ रीच। और IUCN ने इनको जो है लुप्त प्राय होता ना, IUCN जो देखता है कि भाई साहब कौन सा जीव जो है उसकी संख्या कम हो रही है, कौन सा संकट ग्रस्त है, तो वो संकट ग्रस्त के अंदर इसको रखा गया स्लोथ रीच को, ठीक है। ये एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं एक्स्ट्रा थोड़ा सा।
अब बात करते हैं शैवाल के माप तथा आकार में बहुत भिन्नता होती है। अलग अलग प्रकार के क्लासिफिकेशन इसने बता रहा कि 3-4 बेसिस हैं, 3-4 आधार हैं जो अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग है। ठीक है, वो आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, वहां से हर बार प्रश्न पूछते हैं। इस पैराग्राफ में से नहीं तो अगले में, अगले में तो अगले में से एक क्वेश्चन यहां से फिक्स है। तो माप और आकार में बहुत भिन्नता होती है। जैसे ये कॉलोनियल का मतलब कॉलोनी तो सब समझते ही हैं, कॉलोनी में रहते हैं। कॉलोनी कब बनती है? जब एक से अधिक मकान होता है। सेम वैसे एक से अधिक संख्या में है तो वो कॉलोनियल हो गया। जैसे वोल्वॉक्स होता तंतु में, जैसे यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा तक हो सकते हैं। इनमें से कुछ जो शैवाल होता है केल्प जैसे होते हैं, बहुत विशालकाय होता है। ठीक है, विशालकाय का मतलब बहुत बड़े होते हैं, होंगे छोटे छोटे एक साथ हैं तो वो बड़े दिखेंगे। वैसे शैवाल की बात करें तो बात कर लिया आकार और माप की। अब जनन की बात करते हैं तो जनन अलग अलग हो सकता है। कायिक, लैंगिक और लैंगिक तीनों प्रकार का जनन होता है इसमें। कायिक जनन विखंडन का मतलब होता है टूटना। जैसे कॉलोनी में है, ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा और ये टूट जाएगा तो क्या होगा? नए शैवाल यहां पर बना लेंगे और नई कॉलोनी बना लेंगे। ठीक है, जिसमें प्रत्येक खंड से थैलस बन सकता है। अलैंगिक जनन की बात करें तो विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है, स्पोर द्वारा होता है। ये आपने दूसरे चैप्टर में भी डिस्कस किया, स्पोर बीजाणु जिसे अपन कहते हैं। ठीक, कवक जब पढ़ा था अपन ने फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, वहां पर एस्कस थे। बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियो कार्प था, जो स्पोर बेसिडियो जो स्पोर बीजाणु उसका निर्माण करता है। ठीक है, तो स्पोर जो है बीजाणु है अलैंगिक। जहां पर भी स्पोर शब्द लिखा है पूरी वायो में वो अलैंगिक जनन से ही संबंधित होगा। तो ये जो बीजाणु जो जू स्पोर है, जू स्पोर का मतलब होता है मोटाइल। जू स्पोर जहां पर भी लिखा है उसका मतलब होता है गतिशील जो बीजाणु है वो। और गतिशील की अगर अपन बात करें तो कशाब और पक्षमाप दो शब्द सुने होंगे। ठीक है, तो इनमें कशाबिक प्लेजिला होता है और ये चलायमान होता है, बता दिया। अगर ये जो स्पोर है इनमें अंकुरण होता है तो ये नए पौधे बना लेगा, नया शैवाल बना लेगा। लैंगिक जनन की बात करें, ये तो हो गया अलैंगिक। अब आगे जब अपन चलेंगे ना, जो इसकी क्लास देखेंगे, लाल, भूरा, हरा शैवाल, जो इसमें भी अलग अलग प्रकार के जो अलैंगिक जनन है वो हो सकता है। ये कॉमन बता रहा है। लैंगिक जनन की बात करें तो दो युग्मक, लैंगिक जहां पर बहता है, लैंगिक स्ट्रक्चर की बात करता है, संरचना की बात करते हैं, वो कौन सा है? युग्मक। युग्मक होता है ए गुणित, अगर ये जुड़ते हैं तो बनाता है द्विगुणित। युग्मक के आकार की बात करें, माप की अगर अपन बात करें, अगर सेम प्रकार के दिखने वाले युग्मक है तो उसे अपन कहते हैं सम युग्मकी, ये सम है। और अलग अलग प्रकार के दिखते हैं तो वो होता है विषम युग्मकी या असम युग्मकी। ठीक है, जैसे ये और ये अलग अलग प्रकार के हैं तो ये विषम है, और ये सेम है तो ये क्या है? सम युग्मकी। तो जैसे दो युग्मक होते हैं लैंगिक जनन में, कशाभिक युक्त होते हैं, मोमेंट इसमें होता है, माप में अगर समान होते हैं। ठीक है, जैसे यूलोथ्रिक्स, इसमें जो युग्मक है वो माप में क्या होता है? समान होते हैं। और साथ साथ में इसमें क्या मिलता है? कशाभिक या फ्लेजिला इसके अंदर मिलता है। जैसे कुछ इस प्रकार से ये युग्मक है, ये दो कशाब है तो दो द्विकशाभिक इसे अपन बोलते हैं। दूसरा ये युग्मक है लेकिन इसमें कशाब नहीं है, तो ये तो गति कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। तो जैसे जो गति करने वाला है, जिसमें युग्मक गति करने वाला है, समान है, वो यूलोथ्रिक्स है। दूसरे में गति नहीं कर सकता, मतलब फ्लेजिला विहीन है लेकिन समान है, ये समान है, फ्लेजिला नहीं है। तो ये एग्जाम्पल है किसका? स्पाइरोगायरा का। ये समान है, इसमें फ्लेजिला है, तो ये एग्जाम्पल किसका है? यूलोथ्रिक्स का। तो अगर माप में समान है तो उसे अपन कहते हैं सम युग्मकी। ठीक है, फ्लेजिला है या नहीं है आपको ध्यान में रखना। फ्लेजिला है तो यूलोथ्रिक्स इसका एग्जाम्पल आएगा, नहीं है तो स्पाइरोगायरा इसका एग्जाम्पल आएगा। अब दूसरे माप में अलग अलग कर लो इस प्रकार से कुछ, तो वो हो गया ए सम युग्मकी, विभिन्न माप वाले। एग्जाम्पल लिखा है यूडोराइना। ठीक है, कि कुछ स्पेशीज विषम युग्मकी लैंगिक जनन में एक बड़े एचल, जो बड़ा होगा वो एचल है, जिसमें गति नहीं हो सकती है, वो मादा होता है। बड़ा होता है वो कौन सा होता है? मादा होता है। जो छोटा होता है चलायमान है, जिससे मतलब इसमें फ्लेजिला होंगे, वो कौन सा होगा? नर होगा। और इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा? वोल्वॉक्स और फ्यूकस। ठीक है, सम युग्मकी में दो हैं आपके पास, जिसमें गति हो सकती है, नहीं हो सकती है तो यूलोथ्रिक्स, नहीं हो सकती तो स्पाइरोगायरा। ए सम युग्मकी में यूडोराइना है, अलग अलग माप के होते हैं। और यहां गति की बात करें, ठीक है, वो आपके पास मादा जो है वो अगर बड़ी होती है, मतलब बड़ी ही होती, वो गति नहीं करती, जबकि नर है वो क्या होता है? चलायमान होता है, गति कर सकता है। एग्जाम्पल ध्यान में रखना है फ्यूकस और वोल्वॉक्स। अब शैवाल वर्ग तथा उनके महत्वपूर्ण गुणों का सारांश तालिका में दिया गया। या तो अपन तालिका देखेंगे या अपन थ्योरी देखेंगे, क्योंकि जो थ्योरी में लिखा वही तालिका में और जो तालिका में लिखा वही थ्योरी में।
मनुष्य के लिए शैवाल बहुत उपयोगी है। चलो पहले थालिका को देख लो यार, चित्र देख लेंगे अभी, ठीक है। 3 कैटेगरी में डिवीजन, इसको आपने डिवीजन जो बता रहा, 3 क्लास की बात कर रहे हैं, 3 में वर्गीकरण किया गया है। क्लोरोफाइसी जिसे बोलते हैं हरा शैवाल, पियोफाइसी जिसे अपन बोलते हैं भूरा शैवाल, और रोडोफाइसी जिसे बोलते हैं लाल शैवाल, ठीक है। ये लिखा हरा, भूरा और लाल। जो क्लासिफिकेशन अपन ने किया इसी के आधार पर, क्या प्रमुख वर्णक के आधार पर। हरे शैवाल में क्लोरोफिल ए बी होता है, यहाँ ए सी होता है, यहाँ ए डी होता है। मतलब ए तो क्या कॉमन है, आगे आप चलोगे तो बी सी डी, ये याद रखने की ट्रिक है, सिंपल से, ठीक है, बी सी डी। संचित भोजन जो है इसके अंदर स्टार्च होता है, इसके अंदर मैनिटोल या लेमिनेरियन होता है, और इसके अंदर होता है फ्लोरिडियन स्टार्च, संचित भोजन, ठीक है। ये है कि एक्चुअल में देखा जाए तो ये तीनों ही स्टार्च है, लेकिन अलग अलग रूप में केमिकल कंपोजिशन की बात कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा अलग अलग होता है। क्योंकि पादप है तो इनके अंदर कोशिका भित्ति भी होगी, सेल वॉल होगी। इसके अंदर हरे में सेल्यूलोज की होती है, यहाँ सेल्यूलोज के साथ में एल्जिन, और यहाँ सेल्यूलोज और कैराजीन यहाँ पर आएगा जो इसमें नहीं लिखा, ठीक है। फ्लैजिला की संख्या की बात करें, क्योंकि फ्लैजिला जरूरी है ही, है ना। फ्लैजिला की संख्या यहाँ इस टेबल में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, बाकी सब थ्योरी में एज इट इज आपको मिल जाएगा कि फ्लैजिला की जो संख्या वो थ्योरी में नहीं है। यहाँ पर 2 से लेकर 8 हो सकती है, यहाँ 2 होती है, और यहाँ इन्होंने अनुपस्थित बताया, मतलब नहीं होती। ये कोई एलगी है, मतलब एक तो नहीं होगा, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, फ्लैजिला 8 तक हो सकते हैं, ठीक है। समान होंगे, वो जितने भी है वो क्या है, समान होंगे, और कहां पर होंगे, शीर्ष पर होंगे। ये कोई आपके पास एलगी है तो इसके जो शीर्ष है, जो सिर है, वहां पर ही होंगे, चाहे तो 8 हो, चाहे तो 5 हो, चाहे 4 हो, ठीक है। लेकिन यहां पार्श्विक है, जैसे मान लो ये कोई एलगी है, ये इसका शीर्ष है, तो इसके शीर्ष पर नहीं होता, इसमें जो फ्लैजिला होंगे वो साइड में होंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और एक समान होंगे, एक छोटा हो सकता है, एक बड़ा हो सकता है, इस प्रकार से। और पार्श्व में होंगे, लेटरल साइड में होंगे, जैसे अपने हाथ पैर यहां थोड़ी है सामने, इस शीर्ष पे थोड़ी है, साइड में है, तो पार्श्विक है। और इसके अंदर तो अनुपस्थित होता है, तो ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। तो संख्या जो है वो आपको ध्यान रखनी है, वो थ्योरी में नहीं लिखी है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, इसके बाकी सब कुछ आपको मिल जाएगा, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। चलते हैं आगे। तो मनुष्य के लिए जो है शैवाल क्या है, बहुत उपयोगी है, क्योंकि पादप है तो उपयोगी होगा ही होगा। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो आगे वाला पैराग्राफ पढ़ता है ना भाई, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 4 बार तो प्रश्न पूछा ही गया है, पिछले 10 साल के पेपर आप देखेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मनुष्य के बारे में, और मनुष्य के बारे में तो मनुष्य तो है ही मतलब ही नहीं, अपन तो है ही मतलब ही। तो पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग शैवाल स्थिर करते हैं। CO2 का जो फिक्सेशन होता है उसमें से आधा जो है 50% जो कौन स्थिर करता है, फिक्स करता है, शैवाल करता है। प्रकाश संश्लेषी जीव होने के कारण शैवाल जो है अपने आसपास के पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन का भी स्तर बढ़ाते हैं। प्रोसेस तो पता ही होगी, प्रकाश संश्लेषण में से 6H12O6 बनता है ना, 6CO2 प्लस 6O2, ठीक है, H2O। ये जो इक्वेशन आप पढ़ते हो, रेस्पिरेशन मान मनुष्य में भी आता है और पादप में भी आता है, एक में CO2 बनता है और एक में O2 बनता है, नहीं। ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पाद होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जलीय प्राणियों के खाद्य चक्र का आधार है, प्राथमिक उत्पादक है। सबसे छोटे जो जीव हैं वो ये है, मतलब पादप जो ये भोजन बनाएंगे, इसको बड़ा वाला खाएगा, उसको फिर बड़ा वाला, उसको फिर बड़ा वाला। जो स्तर होते हैं इकोसिस्टम में, 12th क्लास में अपन पढ़ता है ना स्तर, इकोसिस्टम में स्तर होता है ना, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय उत्पादक होते हैं, ठीक है। कोई कंज्यूमर होता है, मतलब पहले में तो प्राथमिक उत्पादक यही, इसीलिए जो बेस है वो ये है। पोरफायरा, लेमिनेरिया और सरगासम की बहुत सारे स्पीशीज जो है वो समुद्र की 70 स्पीशीज में से हैं जो भोजन के रूप में उपयोग ली जाती है, ठीक है। ये एग्जांपल आपको ध्यान रखना, पोरफायरा, लेमिनेरियन, सरगासम, पोलासा, क्या पोलासा, ठीक, पोलासा इसकी याद रखना आपको, पोलासा, ठीक है ना। पोरफायरा, लेमिनेरिया और सरगासम जो है वो खाने में काम में आती है। कुछ जो है भूरे और लाल शैवाल जो होते हैं, बहुत ही अधिक कैराजीन लाल शैवाल था, जैसे मैंने आपको बताया भी, यहां पर जो है सेल्यूलोज की अगर अपन सॉरी फ्लोरिडिन स्टार्च की जो अपन बात कर रहे थे, कैराजीन वगैरह यहां पर इसके अंदर आता है लाल शैवाल में, उसका उत्पादन करता है, इसका व्यावसायिक उपयोग होता है। अगार वाला इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से अगार प्राप्त होता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवियों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में होता है। ये आपने सुना होगा
जैव तकनीकी में भी इसको यूज में लेते हैं अपन। बायोटेक्नोलॉजी जो चैप्टर है अपना 12th क्लास का 11th और 12th चैप्टर जो है उसमें यूज में रहता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया हुआ या एक कोशिका के जो भी जीव, उसका प्रवर्धन आपको करना है तो उसमें अगार जो है वो अपन यूज में लेते हैं, उससे कॉलोनी बन जाती है बहुत अधिक संख्या में, जैसे नग नागों से अपन देख सकते हैं। तो वो जो है जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया ही है जिससे आधार प्राप्त होता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवियों के संवर्धन और आइसक्रीम और जेली बनाने में भी काम में आता है। क्लोरेला और स्पाइरुलिना एक कोशिकीय के शैवाल है, इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, यहां तक कि इसका उपयोग, अब प्रोटीन है तो मनुष्य क्या करेगा, जिम जाते हो, जिम जाते तो प्रोटीन वगैरह लेने की बोलता होगा जो भी आपका ट्रेनर है वो, प्रोटीन अगर मिलेगा तो इसका उपयोग जो है अंतरिक्ष यात्री में यात्री भी भोजन के रूप में करते। बोले इन्हीं को क्यों कर रहे हैं, दूसरे क्यों करना है, क्योंकि ये अगर बात करें इनकी एक्सपायरी डेट एक तरह से समझ लो, ठीक है, वो ज्यादा होती है। अंतरिक्ष में जाना आना बहुत टाइम लगता है, वहां पर इसको ले सकते हैं, ये काम की चीज है। शैवाल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, लाल हरा, भूरा और लाल, क्लोरो, फियो और रोडो। तो क्लोरोफाइसी की बात करते हैं। क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्राय हरा शैवाल अपन कहते हैं। ये एक कोशिक कॉलोनी में तथा तंतु में हो सकते हैं, ठीक है, बता दिया पहले आपको। क्लोरोफिल ए और बी मिलेगा, बता दिया, इसीलिए इनका नाम हरे रंग के कारण हरा शैवाल या क्लोरोफाइसी कहते हैं। वर्णक जो सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में होता है, अब देखो शब्दों का जाल है पूरा, एक लिखा क्लोरोफिल ए, सॉरी एक लिखा क्लोरोफिल और दूसरा लिखा क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर मिलने वाले जो वर्णक हैं वो है क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट की पूरी संरचना, इसके अंदर जो मिल रहे वर्णक वो आपके पास क्लोरोफिल है, वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, ए बी सी डी। क्लोरोप्लास्ट के बारे में बता रखा है कि ये डिस्क चक्तिनुमा हो सकती है, प्लेट के जैसे हो सकती है, जालिकाकार हो सकती है, कप के आकार का हो सकता है, सर्पिल हो सकता है, रिबन के आकार का ये हो सकता है, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होते हैं। इसके अधिकांश सदस्यों के क्लोरोप्लास्ट में एक अथवा एक से अधिक पायरिनोइड होते हैं। अब बोले पायरिनोइड क्या है, तो इसका जवाब ये खुद दे रहा है, पायरिनोइड होता है स्टार्च। क्या होता है, स्टार्च। क्लोरोप्लास्ट में पायरिनोइड होता है, क्लोरोफिल तो है ही, इसके अलावा क्या होता है, स्टार्च के जो मॉलिक्यूल है यहां पर उसे अपन कह रहे हैं पायरेनोइड, ठीक है। कुछ शैवाल तेल बुंदक के रूप में भोजन संचित करते हैं। हरे शैवाल में प्राय एक कठोर कोशिका भित्ति होती है, जिसकी भीतरी सतह सेल्यूलोज की और बाहरी होती है पेक्टोज की। ये हरा शैवाल है, कंफ्यूज कर सकता है। आपने एक शब्द सुना होगा पेलिकल, अब ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि पेलिकल क्या है और कहां सुना है, बिना देखे, और देख रहे तो फिर तो क्या ही पढ़ना, ठीक है। मुझे तो याद आ गया, दूसरे चैप्टर में कहीं ना कहीं पढ़ाया था। अब आप देखो तो भीतरी जो होती है वो सेल्यूलोज की होती है और बाहरी जो होती है वो पेक्टोज की होती है। पेक्टोज मतलब प्रोटीन ये नहीं है, इसकी जिसके भी पीछे ओज आता है, जैसे सेल्यूलोज, पेक्टोज, तो ये आपके पास क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, शर्करा है, ठीक है। तो बाहरी होती है बाहरी होती है पेक्टोज की और अंदर वाली होती है सेल्यूलोज। याद रखने की ट्रिक सिंपल से आपको ध्यान में रखनी है, ये बाहरी हो गई पेक्टोज की और अंदर वाली हो गई सेल्यूलोज की। सी और पी में से बड़ा कौन सा है, मतलब आगे अपन चलते हैं, एबीसीडी में सबसे लास्ट में जो आता है अंतिम में, वो एक तरह से पी आता है, बड़ा है ये। तो बड़ा जो है, बड़ा भाई छोटे भाई को संरक्षित कर रहा है, इसके चारों तरफ आवरण बना रहा है, बोले तेरे को कुछ नहीं हो सकता, छोटे जब तक मैं हूं। तो पी बाहर, सी अंदर। कायिक जनन प्राय तंतु के टूटने से, ये आपको बता दिया है पहले, अथवा विभिन्न प्रकार के बीजाणु के बनने से होता है। बीजाणु की तो मेनली बात करते हैं तो अलैंगिक प्रजनन में ही करते हैं, ठीक है। विखंडन होता है मेन कायिक में, तो कायिक में विखंडन होता है। अलैंगिक जनन जो होता है वो फेजिला युक्त जू स्पोर होता है। जू स्पोर जहां पर भी लिखा है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, इसका मतलब ही होता है चलायमान या गतिशील जो स्पोर है बीजाणु वो होगा, सॉरी। जू स्पोरेंजिया चल बीजाणुधानी में बनते हैं। लैंगिक जनन में लैंगिक कोशिकाओं के बनने में बहुत विभिन्नता दिखाई पड़ती है। समयुग्म की हो सकता है, असमयुग्म की हो सकता है, अथवा विषम युग्म की हो सकता है। जैसे उनकी स्ट्रक्चर, साइज, शेप की बात कर रहे हैं जो अपन ने पहले बात की थी। एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, ज़ीलोथ्रिक्स, स्पाइरो वगैरह और कारा। इसको याद रखने की जो ट्रिक है ना भाई साहब, ये तीनों लाल, भूरा और हरा जो शैवाल है उसके एग्जाम्पल याद रखने की ट्रिक जो है, मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखी है बायो को याद रखने की जो ट्रिक्स है वो, उसके अंदर आपको इसके ट्रिक मिल जाएगी।
कुछ 5 मिनट का एक वीडियो आपको मिलेगा और वो देखोगे आप तो दूसरी बार आपको इनके एग्जाम्पल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आ रही बात समझ में? जो 4 दोस्त होते हैं वो यूएस में, फिर भी बता देता हूं, 4 जो दोस्त होते हैं वो यूएस में वोल्वो कार, ठीक है, वोल्वो चलाने गए। तो 4 का मतलब आपको समझ में आता है? क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास को इंग्लिश में इस प्रकार से लिखते हैं और कारा को इंग्लिश में इस प्रकार से लिखते हैं CHARA। तो ये हो गया 4। यू का मतलब यूलोथ्रिक्स, एस का मतलब स्पायरोगायरा, वोल्वो का मतलब आपको समझ में आ रहा है, वोल्वॉक्स, और क्लेमाइडोमोनास चलाने गई। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ट्रिक आपको मिल जाएगी। वहां पर बहुत सारे वीडियो मैंने बना रखे, 30-35 वीडियो है, उसमें आपको मिल जाएगा, बहुत सारे ट्रिक है मतलब। नेक्स्ट आता है फ्रियोफाइसिस, से कहते हैं भूरा शैवाल। मुख्यतः कहां मिलता है? समुद्री आवास में मिलता है। माप और आकार में बहुत विभिन्नताएं मिलती है, कॉमन पॉइंट है। तंतु में हो सकता है जैसे एक्टोकार्पस लिखा है, शाखित शाखाएं निकली होती है, सघन शाखित केल्प तक हो सकते हैं। केल्प जैसे अपन ने पहले बात की इंट्रोडक्शन में, काफी विशालकाय हो सकते हैं, ये विशालकाय हो सकते हैं। तो केल्प किसका उदाहरण है? शैवाल का, लेकिन शैवाल में भी किसका? भूरे शैवाल का। केल्प की ऊंचाई 100 मीटर तक हो सकती है। इसमें फ्रियोफाइसिस में क्या मिलेगा? AC के साथ साथ में कैरेटिनॉइड और जेंथोफिल, AB सबसे पहले में, AC दूसरे में और AD तीसरे में। ठीक है, इसके साथ साथ में कैरेटिनॉइड और जेंथोफिल होता है। इनका रंग जो होता है जैतूनी हरे से लेकर भूरे के विभिन्न शेड तक हो सकता है। ऐसा नहीं कि केवल जो भूरा दिखता है वही है, भूरे में भी अलग अलग शेड होते हैं। ठीक है, लड़कियां जो है अच्छे से जानती है, गर्ल्स जो है अच्छे से जानती है, अलग अलग शेड। लिपस्टिक, हिंदी में क्या कहते हैं लिपस्टिक को, उसके जो शेड अलग अलग हो सकते हैं। तो इनमें जो है जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित होता है। ये जो है लेमिनेरियन अथवा मैनिटोल के रूप में हो सकता है। टेबल में आपको बता दिया है ये पॉइंट। कायिक कोशिका में सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है, जिसके बाहर की ओर एल्जीन का जिलेटिन स्तर होता है। देखो भाई साहब, वहां पर भी अपन ने बात की थी पेक्टिन और सेल्यूलोज की, पहले वाले में, मतलब हरे शैवाल में। यहां अपन बात कर रहे हैं कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज की है, लेकिन उसके बाहर आपको एल्जीन जो है उसका आवरण मिलता है, जिलेटिन स्तर मिलता है। और ये क्या है भाई साहब? ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है। प्रोटोप्लास्ट में लवक के अतिरिक्त केंद्र में रसधानी अथवा केंद्रक होते हैं। प्रोटोप्लास्ट आपको समझ में आता है, जिसमें सेल वल वगैरह अपन ने हटा दिए, तो जो लवक है, ठीक है, उसमें लवक के अतिरिक्त केंद्र में रसधानी होती है। मतलब ये वैक्यूल है आपके पास, जिसमें लिक्विड होता है, एक तरह से वेस्ट ही होता है, और केंद्रक होता है। पौधा प्राय संलग्न द्वारा अधिस्तर या सबस्ट्रेट से जुड़ा रहता है। ये इसको चित्र में आपको देखने की जरूरत है। सबस्ट्रेट जो लिखा है ना, पौधा जो होता है किससे जुड़ा होता है? स्थापपांग जो लिखा है, सबस्ट्रेट इसे अपन कहते हैं। ये नीचे मतलब ये जो पौधा है, ये जैसे मान लो जमीन है, इससे जो पौधा निकल रहा था, पौधा जिस स्ट्रक्चर, पौधे के जिस स्ट्रक्चर से जमीन से जुड़ा होता है उससे अपन कहते हैं स्थापना करने वाला जो स्थापपांग, स्थापपांग अंग। देखेंगे आप, पपांग जो लिखा है, पप प्लस अंग से मिलकर बना था हिंदी की संधि। तो ये अंग जो है जिससे शैवाल जुड़ा रहता है वो होता है स्थपपांग। ठीक है, हरे शैवाल का एग्जांपल आप देख लो, कॉलोनी में है, जनक कॉलोनी और संतति कॉलोनी है। ये वोल्वॉक्स है और यूलोथ्रिक्स। ये कौन सा है? वोल्वॉक्स है और ये यूलोथ्रिक्स है। कॉलोनी में जो मिल रहा है, तंतु में जो आपको मिल रहा है, देखेंगे, देखा था ना आपने पीछे। तो ये चित्र के हिसाब से 2-3 बार इन चित्रों को देखना, नीचे जो लिखा है इनका नाम आपको देखना है। कभी भी नीट में प्रश्न पूछ लेगा, ये चित्र देखिए, ये दिए गए चित्र के बारे में सही लक्षण को चुनिए। और लक्षण में अब क्लोरोफाइसी की पूरी थ्योरी में से 4 लक्षण दे देगा, जिसमें से 3 गलत होगा और 1 सही होगा। तो मैं आपको पहचान में आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में शैवाल जो है भूरा शैवाल के, आप ये भी आप ध्यान में रखेंगे, पर्पण, छतरी का व्रंत इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल डायग्राम में देखने आपको। ठीक है, तो ये पहला जो चित्र लिखा है वो किसका लिखा है? लेमिनेरिया। दूसरा लिखा है फ्यूकस, तीसरा लिखा है डिक्टेयोटा, जिसमें इन्होंने कहा था कि शाखित ये हो सकते हैं, शाखाएं है यहां पर, पहचान सकते हैं। वायु ब्लेडर जैसे जो है तैरने में काम में आते हैं। जलीय हैं, अगर मतलब जल के आसपास मिल रहे हैं तो वहां पर ये तैरने का मतलब एक तरह से श्वसन वगैरह, फ्लोटिंग ऊपर की ओर रहेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि एक जगह से दूसरे जगह जा बहुत मजे से जा रहा है। ठीक है, ये पर्पण है, फोटोसिंथेसिस करता है पर्पण वगैरह। मध्य शिरा बीच में जो है पत्ती नुमा जो संरचना ना, वो है पर्पण। इसके पत्ती में क्या होती है? बीच में शिरा होती है ना, मध्य शिरा। तो सेम वैसे ही इसके अंदर बता रखे। और चित्र देख रहे हैं तो तीसरा आप देख लो, ये आपके पास है पोरफायरा, ये है पोलीसाइफोनी।
ठीक है, पोरफायरा और पोली साइफोनिया, जो किसके एग्जाम्पल है, लाल शैवाल के। अब चित्र में वापस अपन नहीं आएंगे। कहां तक हो गया, यहां तो सब स्ट्रेट तक हो गया, ये आधे स्तर तक हो गया। इसमें एक जो व्रंत तथा पत्ती की तरह मैंने आपको बताया, पर्पा में जो था प्रकाश संश्लेषी। पहले मैंने आपको बताया था इसका मतलब, किसका, जो शब्द अपन यूज में ले रहा ना, थैलस, उसका मतलब मूल एक्चुअल में नहीं होती, पत्ती एक्चुअल में नहीं होती, तना एक्चुअल में नहीं होता, लेकिन उनके समान। तो यहां इसने लिखा पत्ती की तरह पर्ण सम प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। कायिक जनन विखंडन टूटने से होता है। अलैंगिक जो है जनन नाशपति के आकार के 2 फ्लैजिला युक्त जू स्पोर्स होता है। नाशपति आप सब खाता ही है, मैं भी खाता ही हूं। जू स्पोर लिखा मतलब गति कर सकता है, 2 फ्लैजिला इसके अंदर है, 2 ही होता है ना। क्लोरोफाइसी में 2 से 8 बताया था, शीर्ष पर होता है। और ये जो फ्लैजिला होंगे ये साइड में होंगे, पार्श्व में होंगे। इसके फ्लैजिला असमान होते हैं और पार्श्व रूप से होते हैं। कोई बात नहीं, तो पढ़ लिया ना यार, कितनी बार पढ़ा हुआ है। लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक 3 हो सकता है, सम, असम और विषम। युग्मकों का संलयन जो रहता है या तो जल में होगा या अंडधानी विषम युग्मज स्पीशीज में होगा। अंडधानी का मतलब ये अंडा धारण करने वाला फीमेल जो होती है, क्योंकि बड़ी है, मान लो इस पादप पर ये फीमेल है यहां पर, और ये कोई दूसरा पादप इस पर नर है, ठीक है, यहां पर होगा। युग्मक जो होते हैं पायरिफॉर्म होता है, नाशपति के आकार के होते हैं। तो देख सकते हैं आप, नाशपति के आकार के अपन ने लैंगिक जनन में भी यहां पर डिस्कस किया है, और लैंगिक जनन में भी नाशपति का ही आकार बता रहा है, तो ध्यान में रखना है। पार्श्व में 2 फ्लैजिला होता है। सामान्य एग्जाम्पल लिखा है, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सर्गासम तथा फ्यूकस। इसको भी याद रखने की ट्रिक मैंने बता रखी है, ठीक है, ठीक है। एकता कपूर से इसकी ट्रिक, एकता कपूर से, वो आपको वहां देखना पड़ेगा। और रोडोफाइसी की बात कर रहे हैं तो रोडोफाइसी जो है लाल शैवाल है। इनका लाल रंग जो होता है, लाल वर्णक, आर फाइको इरिथ्रीन शब्द, इरिथ्रोसाइट आपने सुना होगा, ठीक है। इरिथ्रो जो शब्द लेते हैं लाल के लिए यूज में लेते हैं, जो वर्णक है उसके आधार पर, वहां पर भी सेम है, ऐसा ही आरबीसी, इरिथ्रोसाइट का दूसरा नाम होता है आरबीसी, लाल रक्त कणिका। तो इरिथ्रीन जहां पर भी इसका मतलब होता है लाल। कहां मिलते हैं, समुद्र में मिलते हैं, गर्म क्षेत्र में अधिक मिलते हैं, पानी की सतह पर मिल सकते हैं जहां प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होता है, और वहां पर भी पाया जाता है समुद्र की गहराई में जहां प्रकाश कम होता है। ये सूरज है, ये पानी की सतह है, तो यहां पर मिलने वाले जो शैवाल हैं वहां पर प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होगा, क्योंकि उपलब्धता ज्यादा है, लेकिन गहराई में उपलब्धता यहां पर कम है प्रकाश की, तो फिर भी ये मिल सकते हैं। इनका इसके पीछे का कारण है इनके जो वर्णक है वो, ठीक है, एक तो एडी और आर फाइकोइरिथ्रीन। लाल शैवाल का लाल थैलस अधिकांशतः बहुकोशिक होता है। इसमें कुछ की संरचना जटिल होती है। भोजन जो फ्लोरिडीन स्टार्च है, तो स्टार्च नाम अलग दे रखा है इन्होंने, उसमें संचित रहता है। इस स्टार्च की रचना एमाइलो प्रोटीन और ग्लाइकोजन, एमाइलो प्रोटीन और ग्लाइकोजन, प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है कॉम्प्लेक्स, ठीक है, वो होता है अमाइलो प्रोटीन। मतलब अमाइलो प्रोटीन किस प्रकार से हो सकती है, जैसे इसको आप पढ़ते हो केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल चैप्टर आता है ना, जैव अणु, उसमें पढ़ते हो। अमाइलोज तो शब्द अपन यूज में लेता है शुगर के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्लस प्रोटीन, मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों जो मिलते हैं तो वो होता है अमाइलो प्रोटीन। इसीलिए मैंने कहा प्रोटीन का अलग रूप है, और ग्लाइकोजन तो कार्बोहाइड्रेट है ही, तो वो जटिल है, इसके रूप में संचित रहता है भोजन। इस स्टार्च को, अच्छा ये हो गया यहां पर। इसमें कायिक जनन जो होता है विखंडन, अलैंगिक जनन एचल स्पोर तथा, अच्छा कायिक जनन हो चुका है विखंडन से, अलैंगिक जनन जो हो चुका है वो स्पोर से। एचल मतलब मूवमेंट नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर फ्लैजिला की संख्या 0 है, सिंपल सा ट्रिक है ये। और लैंगिक जनन जो होता है एचल से ही होता है। लैंगिक जनन विषम युग्मज होता है, मतलब एक मादा बड़ी और नर छोटा होता है। इसके पश्चात इसमें क्या लिखा है, विषम युग, अच्छा विषम युग्मज होता है। इसके पश्चात जो है निषेचन और उत्तर विकास होता है, मतलब निषेचन के उत्तर का मतलब बाद में, निषेचन के बाद में ये जो नर है और जो मादा है, ये मादा है नर है जुड़ते हैं और ये बन गया नया जो जीव है वो, अब इसमें विकास होगा। सामान्य उदाहरण लिखा पोल साइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा और जिलेडियम। पीपीजीजी इसकी ट्रिक है, पीपीजीजी मतलब पी स्क्वायर जी स्क्वायर आप कह सकते हो। पी इसी में मिलेगा केवल आपको लाल शैवाल में।
ठीक है, पी और जी, तो इसीलिए पी स्क्वायर जी स्क्वायर। पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम। इंग्लिश में इनके नाम इसी से स्टार्ट होता है। जिलेडियम का मतलब ये नहीं होगा, जिलेडियम ये होता है, ठीक है जी। तो यहां पर अपना होता है शैवाल खत्म। अब अपन डिस्कस करते हैं ब्रायोफाइट को। किसको? ब्रायोफाइट को। ब्रायोफाइट में मॉस तथा लिवरवर्ट आते हैं। अच्छा, एक और चीज आपको यहां पर ध्यान में रखनी है कि इनका जो विकासी प्रक्रम जो था, फाइलोजेनेटिक जिसे अपन ने कहा था, शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो और सबसे लास्ट में आता है एंजियो, है ना। तो सबसे सरलतम अगर पादा पूछा जाए तो वो शैवाल में आएगा और सबसे जटिलतम इसमें आएगा एंजियो से आएगा, ठीक है। शैवाल से ब्रायोफाइट, टेरिडो, जिम्नो और सबसे लास्ट में एंजियोस्पर्म आते हैं। तो अब अगर अपन बात करें तो इसकी जो बॉडी होती है, शरीर होती है, वो भी थैलाग ही होती है, थैलस से ही होती है। मतलब वास्तविक मूल, तना और पर्म नहीं मिलता, उनके समान जो संरचना वो मिलती है। लेकिन शैवाल से थोड़े से क्या है, ये विकसित है एक तरह से अपन कह सकते हैं, ठीक है। तो ब्रायोफाइट में मॉस तथा लिवरवर्ट आते हैं, जो कहां रहते हैं? पहाड़ियों में। शैवाल तो मोस्टली जलीय होते हैं, मोस्टली, या नम सतह पर मिलते हैं। सेम वैसे ही पहाड़ियों में नम छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं, चित्र में बता रखे हैं, आगे देखेंगे। ब्रायोफाइट को पादप जगत के जल स्थलचर कहते हैं। मतलब जल और स्थल दोनों पर निर्भर करते हैं अपनी जीवन के लिए। मतलब एक तरह से जन्म के लिए अगर अपन बात करेंगे, जल और स्थल जो है दोनों पर निर्भर करते हैं ये एम्फीबियन, ठीक है। तो ये आपको चित्र कुछ दे रखा है, इसको बाद में अपन डिस्कस करेंगे। एक चीज बता देता हूं यहां पर, ये जो है ना, ये चित्र दे रखा है, ये 12th क्लास में भी आपको मिलता है। इसको हाईलाइट मैंने कर रखा, मतलब प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं 2012 में शायद, जहां तक मेरे को याद है, चित्र से प्रश्न है, ठीक है। तो स्थलचर, जल स्थलचर क्यों कह रहे हैं इसे? क्योंकि ये भूमि पर भी जीवित रह सकते हैं, क्यों? लेकिन लैंगिक जन्म के लिए किस पर निर्भर करता है? जल पर, जो मैंने अभी आपको बताया। ये प्राय नम, सीलन तथा छायादार स्थानों में पाए जाते हैं। ये अनुकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सक्सेशन जिसे अपन कहते हैं, सक्सेशन का मतलब जैसे मान लो ये कोई पहाड़ है, अब यहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी वनस्पति नहीं है, केवल पत्थर या दूसरे ही है, तो ये जो अगर वहां पर ब्रायोफाइट वगैरह उगेंगे तो यहां पर ये मिट्टी का निर्माण करेंगे। मतलब छोटा छोटा धीरे धीरे स्लोली प्रोसेस करके मिट्टी का निर्माण करेंगे, जिससे आगे चलकर वनस्पतियों का यहाँ पर मतलब कह सकते हैं कि विकास हुआ है, ठीक है। तो सक्सेशन में ये हेल्प करता है, अनुकरण में हेल्प करते हैं ये। एक तो जलीय होता है और एक स्थलीय होता है, ये आप 12th क्लास में पढ़ते हैं। मतलब जल है, केवल जल ही जल है, लाखों करोड़ों साल बाद में या हजारों साल बाद में वहां पर पादप उग चुके हैं, तो वो एक जलीय अनुक्रमण हो गया। और दूसरा केवल स्थल, जैसे पहाड़ों वगैरह की बात करें तो वहां पर वो स्थलीय हो गए। तो इनकी जो पादपकाय है शैवाल की अपेक्षा थोड़ी सी अधिक विभेदित होती है, मतलब थोड़ा सा अधिक इसमें क्या होता है, विकास हुआ है इसमें। ये थैलस की तरह होता है और शयन अथवा सीधा होता है। थैलस मैंने आपको बता दिया है, शयन मतलब चपटा हो सकता है और सीधा होता है, या तो चपटा हो सकता है या सीधा हो सकता है। एक कोशिक हो सकता है, बहुकोशिक मूलाभ द्वारा सबस्ट्रेटम से जुड़ा होता है, ठीक है। मूलाभ, जैसे ये आप इस चित्र में देख लो ना यार, क्या ये देखो आप, ये मूलाभ लिखा है, या तो एक कोशिक होगा या बहुकोशिक होगा, ये लिखा मूलाभ, ठीक है। मूल का आभास देने वाला मूलाभ हो गया। ये कोशिक हो सकता है, बहुकोशिक हो सकता है, सबस्ट्रेट से जुड़ा रहता है। इनमें वास्तविक मूल तथा तो पत्तियां नहीं होती, बता दिया। इनमें मूल सम, पत्ती सम तथा तना सम संरचना होती है, बता दिया स्टार्टिंग में। ब्रायोफाइट की मुख्य कार्य होती है ए गुणित होती है, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रायोफाइट जो है उसकी मेन जो बॉडी होती है वो ए गुणित होती है, हैप्लॉइड होती है, ए गुणित। ये युग्मक का उत्पादन करते हैं, इसीलिए इसे युग्मकोद्भिद कहते हैं। गेमेटोफाइट इंग्लिश में कहते हैं, याद रखने के लिए आप चाहो तो लिख लो गेमेटोफाइट, गेमेट का प्रोडक्शन करने वाला गेमेटोफाइट, ठीक है। ब्रायोफाइट में लैंगिक अंग जो होते हैं बहुकोशिक होते हैं। लैंगिक अंग जो होते हैं वो बहुकोशिक होते हैं। नर लैंगिक अंग को पूधानी कहते हैं अपन, ये आपने सुना होगा, पुंकेसर वगैरह, पुमंग वगैरह, तो सेम वही नर के लिए यूज में लेते हैं, इसलिए पूधानी, धारण करने वाले। ये कोई है आपके पास, यहां ये पूधानी है, मतलब नर जो युग्म के उसका निर्माण करेंगे। तो पूधानी ये द्विकशाभिक पुमंग उत्पन्न करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, दो कशाभ होते हैं। मादा जनन को क्या कहते हैं, स्त्रीधानी। ये फ्लास्क के आकार का होता है, जिसमें एक अंडा होता है। कितना?
ये करना होता है। वुमन को पानी में अगर छोड़ दिया जाए तो ये स्त्री रहने के संपर्क में आ जाते हैं, क्योंकि अपन ने बात की लैंगिक जन्म के लिए किस पर निर्भर करता है, पानी पर निर्भर करता है। तो वहां अगर अपन छोड़ दे इसे तो ये क्या करेंगे, स्त्री रहने के संपर्क में आ जाएंगे और अंडे से संलग्नित हो जाएंगे, जिसके कारण युग्मनज बनता है, युग्मनज जाइगोट। ये ए गुणित ही नर वाला है, ए गुणित ही मादा वाला है। पानी में अगर छोड़ेंगे तो ये द्विगुणित बना लेंगे, जिसे अपन कहते हैं युग्मनज। युग्मक और युग्मनज में डिफरेंस ध्यान में रखना है, ठीक है। वापस इसे थोड़ा सा मैं अगर बताऊं तो ये ए गुणित पू धानी से आया है, ये ए गुणित स्त्री धानी से आया है। पानी में ये जुड़ते हैं तो ये 2n बनाते हैं युग्मनज। अब इस युग्मनज में वापस अगर युग्मक का निर्माण करता है तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन आपको करवाना पड़ेगा, तो ये 2n से n बन जाएगा, ऐसे है ना। तो युग्मनज बनता है। युग्मनज में तुरंत न्यूनीकरण विभाजन नहीं होता, मतलब हाथों हाथ से अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। इस अर्धसूत्री विभाजन से पहले इसके अंदर क्या होता है, एक बहुकोशिक स्ट्रक्चर बनते हैं जिसे अपन कहते हैं स्पोरोफाइट। क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट इसे अपन कहते हैं। इसको कुछ इस प्रकार से समझो, ये मेरे पास है गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद, ठीक है। युग्मकोद्भिद, युग्मक का उद्भव करने वाला, चाहे तो नर हो चाहे तो मादा हो, दोनों एक कॉमन लिखा मैंने, ठीक है। ये मादा लिख दो इधर से, युग्मकोद्भिद। यहां से युग्मक आएगा, ये n और ये n, ये पानी में 2n बनाएंगे, ये 2n। अब ये जो 2n है इसमें वापस से युग्मक हैंड टू हैंड नहीं बनेंगे, इससे पहले युग्मक, इससे पहले इसमें आपके पास जो स्ट्रक्चर बनती है उसे अपन कहते हैं बीजाणुद्भिद। इसको बहुत ध्यान से आप देख लेना, क्योंकि आगे टेरिडोफाइट में भी सेम ऐसी ही प्रोसेस आएगी, वहां पर डिटेल से नहीं बताया जाएगा। ये बीजाणुद्भिद बना लेगा, ठीक है। इंग्लिश में से अपन कहते हैं स्पोरोफाइट। अब ये जो स्पोरोफाइट है ना, ये फ्री नहीं है, ये मुक्त जीवी नहीं है, बल्कि ये किससे जुड़ा रहता है, युग्मकोद्भिद से ही जुड़ा रहता है। वापस से समझो इसको, ये कोई पादप है, ठीक है, या इसके अंदर आप देख लो, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर, ये बीजाणुद्भिद है, ये युग्मकोद्भिद है। ये कोई पादप जो था उसमें n और n जब जुड़ा तो 2n बना, और ये 2n बनने के बाद में ये बन चुका, मान लो आपके पास बीजाणुद्भिद। क्या, बीजाणु का उद्भव करने वाला। वो किससे जुड़ा आपके पास, ये देखो, ये इसमें देखो आप, ये पूरा जुड़ा हुआ पादप। तो यही ये कहना चाह रहा है कि वो मुक्त जीवी नहीं है, स्पोरोफाइट मुक्त जीवी नहीं है, बल्कि ये प्रकाश संश्लेषी युग्मकोद्भिद से जुड़ा। मतलब प्रकाश संश्लेषण कौन कर रहा है, युग्मकोद्भिद कर रहा था। युग्मकोद्भिद में क्या होनी चाहिए, पत्ती जैसी संरचना होनी चाहिए। तो यहां आप देखो, ये पत्ती है, इसने चित्र में गलत लिखा है, यहां ये होगा पत्तियां, ठीक है। तो युग्मकोद्भिद में पत्तियां समान संरचना है, ये प्रकाश संश्लेषण करेगा और इससे इस पर निर्भर करता है बीजाणुद्भिद। टेरिडोफाइट में अपन चलेंगे तो वहां पर इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो ये प्रकाश संश्लेषी युग्मकोद्भिद से जुड़ा रहता है और इससे पोषण प्राप्त करता रहता है। स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाओं में न्यूनीकरण विभाजन, जैसे ये बीजाणुद्भिद बन चुका। अब इसमें क्या होगा, कुछ कोशिकाओं में, कुछ में होगा, सब में नहीं, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद में क्या बनेगा, ए गुणित बीजाणु जो है अंकुरित होकर वापस से युग्मकोद्भिद में विकसित हो जाता। तो ये प्रोसेस बार बार चलती रहती है, यहां से यहां, यहां से यहां, इस प्रकार से चलती रहती है। लेकिन कौन किस पर निर्भर रहता है ये आपको ध्यान में रखना है कि बीजाणुद्भिद जो है या स्पोरोफाइट जो है वो निर्भर करता है युग्मकोद्भिद पर भोजन के लिए। टेरिडोफाइट में इसका उल्टा हो जाएगा। तो ब्रायोफाइट का बहुत कम आर्थिक महत्व है, लेकिन मॉस शाकाहारी, स्तनधारियों, पक्षियों तथा अन्य प्राणियों को भोजन प्रदान करते हैं। आर्थिक महत्व तो कम है, इनकम वगैरह सोर्स ऑफ इनकम इसमें कम है, लेकिन फिर भी इनकम नहीं होगी तो क्या होगा, किसी का भला नहीं हो सकता, क्या हो सकता है। तो मॉस जो शाकाहारी, स्तनधारियों, पक्षियों तथा अन्य प्राणियों को भोजन प्रदान करता है। सरलतम प्रकार के हैं। स्फेग्नम के कुछ स्पीशीज पीट प्रदान करती है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, सार मार्क कर लीजिएगा। स्फेग्नम जो एक प्रकार का पादप है वो पीट प्रदान करती है, और पीट एक तरह से जो क्या है, ईंधन के रूप में काम में आता है। किसमें, ईंधन के रूप में काम में आता है। इसका उपयोग पैकिंग में, ठीक है, ईंधन में तो आ गया, लेकिन साथ साथ में इसका उपयोग पैकिंग में करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरे देश में पानी से होते हुए किसी चीज को भेजना, लाओ साहब किसको काम में लोगे, स्फेग्नम को काम में लेंगे। तो पैकिंग में तथा सजीव पदार्थों को स्थानांतरित करने में भी करते हैं। इसका कारण यह है कि इसमें पानी को रोकने की क्षमता बहुत अधिक होती है, पानी को रोक कर रखता है अच्छे से, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन नहीं होता है। लाइकेन समेत मॉस जो है सर्वप्रथम ऐसे सजीव है जो चट्टानों पर उगते हैं। इनका पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्व है। इन्होंने चट्टानों को अपघटित किया और अन्य उच्च कोटि के पौधों को उगने के अनुरूप बनाई, मैं आपको बता चुका हूं।
चूंकि मॉस मिट्टी पर एक सघन परत बना देता है, इसीलिए वर्षा की बौछारें मृदा को अधिक हानि नहीं पहुंचाती। ये मिट्टी है, अब ये मॉस जो है इस पर सघन परत बना देगा इस प्रकार से, और अब ऊपर से अगर बारिश होगी तो मिट्टी को डायरेक्ट ये नुकसान नहीं पहुंचा पाता है, और मृदा अपक्षरण को रोकता है, उसको नुकसान को रोकता है। ठीक है, दो क्लास में अपन ने डिवाइड किया ये लीवरवर्ट और मॉस। तो लीवरवर्ट जो है प्राय नमी छायादार स्थानों जैसे नदियों के किनारे, दलदल स्थानों, गीली मिट्टी तथा पेड़ों की छाल पर उगते हैं। सेम जैसे एली है, सेम वैसे ही लीवरवर्ट की जो पादपकाय होती है, जो बॉडी होती है थैलस का आभास देने वाला, मैं आपको बता चुका हूं, थैलोइड कहते हैं इंग्लिश में से, मतलब इसमें ट्रू रूट, स्टेम और लीफ नहीं होगी। ठीक है, थैलस के समान होगी, जिससे मार्केंशिया चित्र में देखेंगे अभी। इसके जो थैलस होता है वो पृष्ठ आधार, इसका पृष्ठ अधर इसे अपन कहते हैं, पृष्ठ और अधर। पृष्ठ का मतलब पीछे, अधर का मतलब आगे। एक तरह से अपन कह सकते हैं ये कहां उगते हैं, ऐसा तो है नहीं अपने जैसे चल सकते हैं। ये आपके पास पृथ्वी की सतह है, मिट्टी है, तो पृष्ठ का मतलब पीछे, अधर का मतलब आगे। पृष्ठ आधार का मतलब सिंपल सा आपको ध्यान में रखना कुछ इस प्रकार से, ये कोई मार्केंशिया है, तो पृष्ठ अधर चपटा एक तरह से कह सकते हैं उसे। और किससे चिपके रहते हैं, अधर स्तर बिल्कुल नीचे चिपकी रहती है इसके। इसके पत्तीदार सदस्यों में पत्तियों की तरह छोटे छोटे संरचनाएं होती है। ऐसा नहीं बोला कि पत्ती होती है, पत्तियों की तरह छोटी छोटे संरचनाएं होती है, जो तने की तरह की रचना पर दो कतारों में होती। दो कतार यहां पर होगी। जब आप मॉस में चलेंगे तो वहां पर स्पाइरल होती, सर्पिलाकार होती, यहां पर केवल दो ही कतार है। ठीक है, लीवरवर्ट में जो है अलैंगिक जनन थैलस के विखंडन से होता है। ये जो थैलस मैंने आपको बताया था, अगर ये टूटता है तो अलैंगिक जनन हो जाएगा, अथवा विशिष्ट संरचना जिसे जेमा द्वारा होता है। जेमा क्या है, जेमा GEM होता है, ना कि JAMA। ठीक है, ये होता है जेमा से होता है। जेमा जो होता है हरा बहुकोशिक अलैंगिक कलियां होती है। जेमा जो है हरी बहुकोशिक अलैंगिक कलियां होती है। ये छोटे छोटे पात्र, जैसे मान लो हरा तो अब दिखेगा नहीं दिखेगा आपको कलर, ये हरा डार्क कलर रहता है, ये कोई पादप, ये जेमा है, ये जेमा कप है। क्या है, ये जेमा कप है, और अंदर क्या है, ये जेमा है। तो ये कह रहा है कि ये क्या होती है, हरी बहुकोशिक अलैंगिक कलियां होती है। एक तो हरी होगी, बहुकोशिक होगी, लेकिन वो अलैंगिक है। ये छोटे छोटे पात्रों जैसे जेमा कप कहते हैं, ये जेमा कप हो गया, कपनुमा संरचना उसमें होती है। ये पैतृक पादप से अलग हो जाते हैं। जैसे मान लो इसके यहां पर ये क्या है, ये अपना इसका ये पादप से जुड़ी हुई है, ये नीचे क्या है, पादप। तो ये जो है इस पैतृक पादप से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, और अलग होने के बाद में एक नए पादप का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। ये तो हो गया अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा लैंगिक अंग या तो उसी थैलस पर अथवा दूसरे थैलस पर बनते हैं। मतलब पादप जो है वो कॉमन है आपके पास। ये जो थैलस है कुछ इस प्रकार सा, इसमें नर और मादा एक पे हो सकते हैं, या नर अलग मादा अलग हो सकती है। जैसे स्पोरोफाइट में क्या क्या होता है आपके पास, जो बीजाणुउद्भिद है उसमें एक पाद होता है, एक सीटा और कैप्सूल। मार्केंशिया ने बताया कैप्सूल से क्या होता है, जो बीजाणु है वो निकलते हैं बाहर। तो मियोसिस के बाद अर्धसूत्री विभाजन के बाद में कैप्सूल से स्पोर बनते हैं, बीजाणु बनता है, और स्पोर के अंकुरण होने से मुक्त जीवी युग्मकोद्भिद बनता है, जो यहां आपको बता रखा है इस चित्र के अंदर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मार्केंशिया में जेमा कप आपको बता रखी है स्ट्रक्चर, छोटी छोटी, इसके अंदर ही जेमा होता है, ये अलग होता है, तो अलैंगिक जनन से नए पादप बना सकता है। जेमा कप ध्यान में आपको रखना है यहां से। अगर इसको यहां से मैं हटा दूं और इसको यहां से हटा दूं, तो बोला आपको नर वाला कौन सा और मादा वाला कौन सा, ये आपको ध्यान रखना। तो जो मादा वाला आपके पास है, जो मादा वाला आपको यहां पर बताया जा रहा है, वो ये गोल गोल आपको यहां से बताया जा रहा है। इसके बाल अच्छे से सांवरे होते हैं, याद रखने की ट्रिक यही है। इसके जो बाल होते हैं ना, ये अच्छे से बिखरे, मतलब बिखरे हुए नहीं है, ये अच्छे से एक एक बाल अलग दिख रहा है। लेकिन पूर्ण दानेदार में नर तो ऐसे उठ के चला जाता है बेचारा, जैसे चाहे वैसे ही बाल। तो ये आपको डिफरेंस केवल ट्रिक में बता रहा हूं, लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न यहां से बन सकता है। हरी बात समझ में। जबकि यहां आप देख सकते हो ये मॉस में बीजाणुउद्भिद युग्मकोद्भिद मैंने आपको बताया, फ्रूट सीटा कैप्सूल, ये गलत है, ये कैप्सूल है ये। ठीक है, पत्तियां नीचे हैं, ये आपके पास सीटा यहां पर आता है, कैप्सूल से बीजाणु यहां आपके पास निकलते हैं। हरी बात समझ, बीजाणु यहां पर आपके पास निकलते हैं। चित्र बहुत अच्छे से आपको देखने की जरूरत है। सबसे लास्ट में जो बचा ना, ये तो आपके पास क्या हो गया,
मार्केंशिया हो गया, ये मादा और ये नर हो गया, ये आपके पास फ्यूनेरिया हो गया। ये जो स्फेग्नम है ना, ये स्फेग्नम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। छोटी छोटी पत्तियां, पत्ते नुमा संरचना बताया, पर्पण जिसे अपन कह रहे हैं, पत्तियां नहीं है, पत्तियां नुमा संरचना है। आगे बात सुन, ऐसा तो ये तो नहीं पूछेगा इसमें से और इसमें से, ये तो पूछा गया शायद, जहां तक याद है 2012 मैंने आपको पहले ही बताया था। क्लियर है? तो ये आपके पास होता है कुछ लीवरवर्ट। अब मोस की अगर अपन बात करें तो मोस का जो जीवन चक्र है उसमें प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद होती है, जिसकी दो अवस्था होती है, सेम है लगभग, लेकिन युग्मकोद्भिद की ही दो अवस्था होती है। पहली अवस्था जो है पहली जो अवस्था है प्रथम तंतु है, जो स्पोर से बनता है। जैसे स्पोर जो था वहां से क्या बन जाएगा आपके पास, तंतु बन जाएगा। इसको फ्लो चार्ट बना के आप याद रखेंगे तो आसानी से समझ में आएगा, याद होगा। और ये तंतु ये कैसा होता है, द्विसर्पी होता है, हरा होता है, शाखित होता है, प्राय तंतु में होता है। इसकी दूसरी अवस्था जो होती है पत्ती के जैसी होती है कुछ इस प्रकार से, जो प्रथम तंतु से ही पार्श्वीय कली के रूप में ये तंतु है, इसके साइड में ही यहां पर क्या होता है, अगर किसी पत्ती नुमा संरचना का निर्माण आपके पास हो रहा है तो वो दूसरी अवस्था आ जाएगी। इसमें एक सीधा पतला तनासा होता है, ना कि तना होता है, तनासा होता है, जिस पर सर्पिल रूप से पत्तियां लगी होती है। वहां पर दो, यहां पर अपन ने क्या बात की थी कि इसमें जो लीवरवर्ट में जो अपन ने बात की थी, दो कतार थी पत्तियों की, छोटे छोटे डिफरेंस है जो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन मॉस की अगर अपन बात करें तो यहां पर सर्पिल रूप से, कतार के बारे में अपन यहां पर बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये बहुकोशिक तथा शाखित मूलाभ द्वारा मिट्टी से जुड़े रहते हैं। इस अवस्था में लैंगिक अंग विकसित होते हैं। आगे बात समझ, अरे हरी बात समझ में, वहां पर किसी भी अवस्था की बात नहीं की थी युग्मकोद्भिद में, लेकिन यहां पर अपन बात कर रहे हैं दो अवस्था की। एक तंतु आपके पास था, दूसरा पार्श्वीय कली से उत्पन्न होता है। मॉस में कायिक जनन जो है, अब यहां जो द्वितीय प्रथम तंतु के विखंडन से तथा मुकुलन से होता है, या तो विखंडन हो जाएगा जो तंतु है उसका, या मुकुलन। मुकुलन का मतलब ये इस प्रकार से था तंतु, इसमें एक्साइज स्ट्रक्चर इस प्रकार से बाहर बन जाएगी और ये अलग हो जाएगी, तो ये नया बन जाएगा साहब यहां पर, ठीक है। लैंगिक जनन में लैंगिक अंग जो है पूधानी तथा स्त्रीधानी पत्तीदार पर्रों की चोटी पर स्थित होते हैं। जैसे यहां ये जो चित्र अभी अपन ने डिस्कस किया था, यहां पर ये मॉस, ठीक है, पत्तियों की जो शाखाएं हैं सेम वहां पर स्थित होता है, जो नर और जो मादा स्ट्रक्चर होती है वो। ये बहुकोशिक, हाँ ये हो गया ना। निषेचन के बाद युग्मनज से स्पोरोफाइट विकसित होता है, जो पाद, सीटा और कैप्सूल में विभेदित होता है। चित्र में करेक्शन में ध्यान में आपको रखना है, मॉस में स्पोरोफाइट लीवरवर्ट की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। मॉस में स्पोरोफाइट लीवरवर्ट की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। कैप्सूल से स्पोर बनते हैं, चित्र में गलत है, मियोसिस के बाद स्पोर बनते हैं। और मॉस में स्पोर विकिरण की बहुत विस्तृत प्रणाली है। स्पोर विकिरण मतलब स्पोर जो वहां से निकलते हैं जल की मदद से, हवा की मदद से, कहां जा रहे हैं कहां नहीं जा रहे, वो सब है, ठीक है। एग्जाम्पल फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेग्नम, जो चित्र में आपको दे रखा है स्फेग्नम, ठीक है। चित्र देके इसमें से कुछ भी पूछ लेगा कि निम्न दिए गए चित्र के बारे में कौन सा सही है कौन सा नहीं है, और यहां से तो 100 क्वेश्चन बन सकते हैं इतने से पैराग्राफ से। बहुत अच्छे से आपको पढ़ने की जरूरत है। अब आता है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट का सजावट में बहुत अधिक आर्थिक महत्व है। सजावट जितने भी पादप आते हैं मोस्टली इसी में आता है। जैसे फूल वाले अधिकांश फर्न का उपयोग सजाने में करते हैं और सजावटी पौधों के रूप में करते हैं, जिसके भी फूल वगैरह आ रहे हैं अधिकतम वही इसी के अंदर आते हैं। विकास की दृष्टि से अब अभी तक जो अपन ने देखा है शैवाल या ब्रायोफाइट, उसमें तो तने, मूल और जो पत्तियां थी एक्चुअल में नहीं थी, उनके समान संरचना थी। लेकिन टेरिडोफाइट में एक्चुअल में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और साथ साथ में एक्चुअल में जब मिलेंगे तो यहां पर जो संवहनी उत्तक है जाइलम और फ्लोएम, वो भी यहां पर आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले पादप है टेरिडोफाइट जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलता है। अरे बस, तो विकास की दृष्टि से ये स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे, पहले शैवाल और जो ब्रायोफाइट था वो जलीय उन्हें अपन कह सकते हैं, ठीक है। जलीय उन्हें अपन कह सकते हैं, जल स्थलचर कहते हैं ब्रायोफाइट का वैसे, लेकिन स्थल पर उगने वाले जो विकास की दृष्टि से पहले पादप है टेरिडोफाइट, जिसमें जाइलम तथा फ्लोएम मिलते हैं। और इनको अपन पढ़ते हैं अध्याय 6 में, किनको, जाइलम और फ्लोएम को, तो पढ़ेंगे वहां पर, चल रहे हैं धीरे धीरे। जीवाश्म में रिकॉर्ड के अनुसार टेरिडोफाइट जो था 350 मिलियन वर्ष पूर्व प्रभावी वनस्पति थे और तने रूपी थे। 350 मिलियन, 3500, ठीक है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है ना, तो इतने लाख कर लो, 3500 लाख,
तो टेरिडोफाइट के अंतर्गत जो हॉर्स टेल तथा फर्न आता है, हॉर्स टेल का मतलब हॉर्स का मतलब घोड़ा, टेल का मतलब पूंछ, नहीं इनकी संरचना कुछ उसी प्रकार की कुछ होती है इस प्रकार से। टेरिडोफाइट ठंडे, गीले, छायादार स्थानों पर मिलते हैं, यद्यपि कुछ रेतीली मिट्टी में भी अच्छी तरह से उगते हैं। तो बता दिया आपको कि ये जो है स्थल पर उगने वाले हैं, तो मिट्टी में आराम से उग जाएंगे, रेतीली मिट्टी में। आपको याद होगा कि ब्रायोफाइट के जीवन में युग्मकोद्गम प्रभावी अवस्था होती है, अभी मैंने कुछ समय पहले ही आपको बताया, तो याद तो होना चाहिए। तो टेरिडोफाइट में क्या हो जाएगी बालकों, स्पोरोफाइट, बीजाणुविद इसके अंदर हो जाएगी। तो टेरिडोफाइट में मुख्य जो बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट है, जिसमें वास्तविक मूल, तना तथा पत्ती होती है। अब अपन ने इस शब्द यूज में लिया वास्तविक का, मूल तथा वास्तविक, तना तथा पत्तियां होती है। इन अंगों में सुस्पष्ट समानुत्तक होता है, बता दिया। टेरिडोफाइट में जो पत्तियां होती है छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। अगर छोटी है तो उसे अपन कहेंगे लघुपर्ण, और बड़ी है तो उसे अपन कहेंगे बृहत्पर्ण या दीर्घपर्ण, माइक्रो और मैक्रो। छोटे का उदाहरण है सिलिजिनेला, बड़ी का उदाहरण है फर्न। स्पोरोफाइट में बीजाणुधानी होती है, जो पत्ती की तरह के बीजाणुपर्ण पर लगी रहती, पत्ती की तरह के बीजाणुपर्ण पर लगी रहती। बीजाणुधानी तो बीजाणुपर्ण पर रहेगी, ये कोई पादप इस प्रकार से, ठीक है। ये आपके पास मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ऐसा एक्चुअल में नहीं है। ये आपके पास है बीजाणुपर्ण, और इस पर होती है बीजाणुधानी, बीजाणुधानी, ठीक है। ये हो गई बीजाणुधानी। अब आगे आगे समझते चलिएगा। कुछ टेरिडोफाइट में ऐसा चित्र आप बना लीजिए, कुछ टेरिडोफाइट में बीजाणुपर्ण जो सघन होकर एक सुस्पष्ट रचना बनाता है, जिसे शंकु कहते हैं। ऐसे अगर बहुत सारे बीजाणुपर्ण हैं ये, तो ये बना लेंगे क्या, शंकु। क्या बना लेंगे, शंकु। एग्जाम्पल लिखा है सिलिजिनेला और इक्विसिटम। क्या लिखा, सिलिजिनेला और इक्विसिटम। सिलिजिनेला लघुपर्ण का उदाहरण है, ध्यान में आपको रखना है। बीजाणुधानी के स्थित बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस के कारण बीजाणु बनते हैं। तो ये बीजाणुधानी है, इसमें क्या होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन या मियोसिस होता है। तो यहां पर आपके पास क्या बनेंगे भाई साहब, बीजाणु बनेंगे। और बीजाणु बनने के बाद में जब अंकुरित होते हैं, क्या होते हैं, अंकुरित। इस प्रकार का फ्लो चार्ट आप बना लीजिए तो आसानी से समझ में आएगा, आसानी से याद रख पाएंगे इसे। तो अंकुरण जब होता है तो ये क्या बना लेते हैं, एक अस्पष्ट छोटा बहुकोशिक मुक्त जीवी अधिकांश प्रकाश संश्लेषित थैला युग्मकोद्भिद बना लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस युग्मकोद्भिद की प्रॉपर्टीज, जो लक्षण आपको बता रखे, आपको ध्यान रखना है। स्पष्ट होता है, स्पष्ट नहीं, एक से अधिक कोशिका होती है, फ्री होता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण ये कर सकता है, जिसे अपन क्या कहेंगे, इस युग्मकोद्भिद के लिए अपन शब्द यूज में लेंगे प्रोथैलस। क्या, प्रोथैलस। ये हो गया प्रोथैलस, मतलब थैलस से पहले की संरचना। प्रो का मतलब होता है पहले, अर्ली, जैसे प्रोकैरियोट वैसे ही प्रोथैलस। इनमें युग्मकोद्भिद को उगने के लिए क्या होता है, ठंडा, गीला, छायादार स्थान। जो ऊपर इन्होंने लिखा था वापस वही लिख दिया, ये वाला सेम डायलॉग मार दिया इन्होंने, ठीक है, चाहिए होता है। इनकी विशिष्ट सीमित आवश्यकताएं तथा निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता कम होने के कारण जीवित टेरिडोफाइटा का फैलाव भी सीमित है और कम भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित है। अरे बात समझ, जो आवश्यकता है और निषेचन के लिए जो पानी की आवश्यकता होती है, उसी के कारण ये क्या होता है, मतलब कम जगह पर ही है, ये सीमित है, लिमिटेड है। जैसे एंजियोस्पर्म सब जगह है, ये सब जगह नहीं। युग्मकोद्भिद के नर तथा मादा अंग होते हैं, जिन्हें पुंधानी तथा स्त्रीधानी कहते हैं। ये आपने पहले भी शब्द सुन लिए, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। पुंधानी से पुंमाणु के निकलने के बाद उसे स्त्रीधानी के मुंह तक पहुंचाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। स्त्रीधानी में स्थित अंडे से नर युग्मक संलग्न हो जाता है और युग्मनज बनाता है। ये आपको पहले बता दिया है, युग्मनज जाइगोट जो बनता है इस प्रकार से। उसके बाद युग्मनज से बहुकोशिक सुस्पष्ट स्पोरोफाइट बन जाता है, जो टेरिडोफाइट की प्रभावी अवस्था है। अब ये जो युग्मनज यहां पर बन रहा है ना भाई साहब, उससे क्या बनता है, युग्मनज से बहुकोशिक सुस्पष्ट स्पोरोफाइट बन जाता है। अभी अपन ने बीजाणुविद की बात की थी, गैमेटोफाइट की बात की थी, वो स्पष्ट नहीं था, वो भी बहुकोशिक था लेकिन वो स्पष्ट नहीं था। यद्यपि अधिकांश टेरिडोफाइट में जहां स्पोर एक ही प्रकार के होते हैं, उन पौधों को समबीजाणु कहते हैं। जैसे समयुग्मक, अपन ने समयुग्मक कहा था पहले एल्गी में, जैसे
समान है तो वो सम हो गया, अलग अलग प्रकार के तो विषम हो गया, सेम वैसे बीजाणु सेम है तो वो आपके पास सम बीजाणु हो गया। लेकिन कुछ ऐसे भी पादप है जिसमें अलग अलग प्रकार के बीजाणु मिलते हैं, वो आपके पास होता है विषम बीजाणु, सिलेजिनेला और साल्विनिया। दो सिलेजिनेला और साल्विनिया में दो प्रकार के होते हैं, एक वृहद तथा दूसरा छोटा स्पोर बनते हैं। कुछ बड़े बनते हैं और कुछ छोटे बनते हैं, इसे विषम बीजाणु हेटेरोस्पोरस जीनस कहते हैं। बड़े बीजाणु जो मादा वाला होता है तथा छोटा वाला नर का होता है, तो ये युग्मकोद्भिद बनते हैं, ये आपको पता है। ऐसे पौधों में मादा युग्मकोद्भिद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़ा रहता है। जुड़े तो है वो, लेकिन कौन सा प्रभावी और कौन सा नहीं है ये आपको ध्यान में रखना है। ब्रायोफाइट में कौन सा प्रभावी और टेरिडोफाइट में कौन सा प्रभावी, ठीक है। तो मादा युग्मकोद्भिद में युग्मनज का विकास होता है जिससे एक नया शैशव या भ्रूण बनता है। यह घटना बहुत महत्वपूर्ण समझी जाती है, जो बीजी प्रकृति की ओर लेके जाता है। फल के अंदर बीज होता है ना, तो ये जो बीज है एक्चुअल में इसी प्रवृत्ति का, जो बीज बनने की जो प्रवृत्ति का जो शुभारंभ हुआ है वो टेरिडोफाइट्स क्यों देखते हैं कि अच्छा यहां से बनता है। क्यों? क्योंकि मादा जो युग्मकोद्भिद है ना, उसी में जो युग्मनज है जिसे जाइगोट अपन कहते हैं, उसका विकास होता है, ठीक है, उसी का विकास होता है और नया भ्रूण बनता है। तो जब अंदर विकास हो रहा है तो बीज भी एक तरह से अंदर ही होते हैं फल के, तो इसीलिए कहा गया कि बीजी प्रकृति की ओर लेके जा रहे हैं। 4 क्लास होते हैं टेरिडोफाइट में, ठीक है। ध्यान में आपको रखना, साइलोप्सिडा एग्जाम्पल साइलोटम, लाइकोप्सिडा, एक तो लाइकोपोडियम तो हो जाएगा लाइको से, मतलब लाइक करते हैं अपन, और दूसरा इसका लाइकोप्सिडा हो जाएगा सिलेजिनेला। तीसरा लिखा स्फिनोप्सिडा इक्वेसिटम, इसे अपन कहते हैं, मतलब कहते हैं क्या इसका एग्जाम्पल इक्वेसिटम। और चौथा लिखा है टीरोप्सिडा ड्रायोप्टेरिस से टीरो टेरिस और एडियंटम, 3 एग्जाम्पल इसके आपको ध्यान में रखने हैं। तो साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा, तो इसके एग्जाम्पल भी आपको ध्यान में रखने हैं। 2 के तो याद वैसे जाएंगे नाम से ही, लाइक और साइलो से, और बाकी 2 के आपको ध्यान में रखने सिंपल से। अब आता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, स्पर्म जो शब्द यूज में ले रहे हैं वो बीजाणु के लिए यूज में ले रहे हैं। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, या जिसे अपन कहते हैं नग्न, मतलब बीज के चारों तरफ कोई आवरण नहीं है तो वो हो गया नग्न, उसे अपन कहते हैं जिम्नोस्पर्म। क्योंकि बीजीय परिवर्तित टेरिडोफाइट में देखने को मिल चुकी है विकास के साथ से। तो जिम्नोस का मतलब होता है अनावृत, मतलब उसके चारों तरफ आवरण नहीं है। स्पर्म का मतलब होता है बीज। तो ऐसे पौधे जिसमें बीजांड जो है अंडाशय भित्ति से ढके नहीं होता है। अंडाशय भित्ति इसने क्यों यूज में लिया है, ठीक है। ये जो है मादा की स्ट्रक्चर है, ये स्टिग्मा, जिसे हिंदी में अपन कहते हैं वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टाइल, और ये ओवेरी, इसे अपन कहते हैं अंडाशय। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, वर्तिकाग्र, वर्तिका और ओवेरी। तो ये अंडाशय की क्या है, भित्ति है, ठीक है। और अंदर होते हैं बीजांड और उनसे बनते हैं बीज। तो बीजांड से जो बीज बन रहे हैं उसके चारों तरफ अंडाशय भित्ति नहीं है, ये कह रहा है। तो ये जो बीजांड है अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते हैं, और ये निषेचन से पूर्व तथा बाद में भी अनावृत ही रहते हैं, इसीलिए से कहा गया जिम्नोस्पर्म अनावृत बीज, से इसीलिए कहा गया। जिम्नोस्पर्म में मध्यम अथवा लंबे वृक्ष तथा झाड़ी आती है। अच्छा, ये जो पीछे वाला चित्र तो अपन ने देख लिया था, ये नहीं देखा तो देख लो इससे पहले। मूल लिखा, स्तंभ लिखा, पत्तियां लिखी, ये एग्जाम्पल है सिलेजिनेला। ये स्ट्रोबिलस पर संधि गांठ शाखा लिखा है, ये आपके पास से इक्वेसिटम, और ये फर्न है बड़ी पत्तियां वाला, और ये आपके पास सिलेजिनेला है। सॉरी, सिलेजिनेला आपके पास हो चुका है, ये सेल्वेनिया आपके पास है, ठीक है। ये सिलेजिनेला, ये सेल्वेनिया, ठीक है। या ये जो चित्र है ये आपको 12th क्लास में वापस मिलेगा, फर्स्ट चैप्टर में, ध्यान में आपको रखना है। वहां जो जनन वगैरह की बात करते हैं उसके अंदर मिल जाएगा। तो झाड़ियां वगैरह होती है इसके अंदर जिम्नोस्पर्म में, छोटे हो सकते हैं, मध्यम से लंबे वृक्ष होते हैं, छोटे नहीं। जिम्नोस्पर्म का सिक्वा वृक्ष सबसे लंबा, पर लंबेपन की बात कर रहे हैं तो शैवाल से लेकर जिम्नोस्पर्म तक हर एक में एक एग्जाम्पल लिखा है, तो आपको ध्यान रखना कहां फर्न है, कहां केल्प है, कहां सिक्वा है, ठीक है, और किस किस का एग्जाम्पल है। इनकी मूल जो होती है प्राय मूसला मूल होती है। मूल के आपने प्रकार पढ़ेंगे ना, मूसला मूल वगैरह, ठीक है, 5वें चैप्टर में जो अपन पढ़ते हैं। इसके कुछ जीनस की मूल कवक से सहयोग करती है, जिसे कवक मूल कहते हैं, जैसे पाइनस। पाइनस और साइकस सबसे फेवरेट टर्म है इस टॉपिक में मेरे। पाइनस और साइकस बहुत डिफरेंस दे रखे हैं, कम से कम 5 डिफरेंस है। आपको जैसे जैसे मैं बताऊं नोटबुक में साइड में लिखते चलना है,
पाइनस में कौन सा मिलता है? कवक मूल मिलता है, कवक के सहयोग से। जबकि कुछ अन्यों की विशिष्ट मूल जो होती है, स्पेशलाइज्ड जो रूट होती है, वो नाइट्रोजन स्थिर करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ में होती है, उसे अपन कहते हैं प्रवाल मूल। तो यहां आप लिखेंगे कवक मूल, यहां आप लिखेंगे प्रवाल मूल, लिखते चलेंगे, 5 डिफरेंस तो हो जाएंगे। ठीक है, कवक के साथ में कवक मूल और जो बैक्टीरिया है साइनोबैक्टीरिया उसके साथ में प्रवाल मूल बना रहे हैं। ये लिखा साइकस, पादप के नाम है पाइनस और साइकस। इसके तने जो है ए शाखी होता है। अब साइकस में लिखेंगे कि इसके जो तने होते हैं उसमें शाखित नहीं है, जबकि पाइनस में शाखित होते हैं। और साथ साथ में एक सेड्रस भी एग्जाम्पल लिखा है। इसकी पत्तियां सरल तथा संयुक्त होती है। साइकस में पिच्छाकार पत्तियां कुछ वर्षों तक रहती है। पिच्छाकार का मतलब आपको समझ में आता है, ये स्कटी फटी जो पिच्छाकार वो होती है एक तरह से। जिम्नोस्पर्म में जो पत्तियां होती है अधिक ताप, नमी तथा वायु को सहन कर सकती है। अब जब सहन करेगी तो इनका जो आवास के हिसाब से इनका जो है वो मतलब टेरिडोफाइट के कंपैरेटिवली ज्यादा जगह पर होंगे, है ना। टेरिडोफाइट में तो लिमिटेशन थी कुछ, इसीलिए वो कम जगह पे थे, लेकिन ये तापमान में रह सकते हैं, नमी वायु को सहन कर सकते थे, ये ज्यादा जगह पे होंगे। शंकुआकार पौधों में पत्तियां सुई की तरह होती है। शंकु के आकार के जो पौधे होते हैं उसमें पत्तियां कैसी होती है? सुई के जैसे होती है। इन गुणों के कारण पानी की हानि भी क्या होती है? कम होती है। जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणु होते हैं। अब सम की बात नहीं कर रहे हैं, सम तक अपन ने बात कर ली, टेरिडोफाइट तक। ये विषम होता है, मतलब नर और मादा जो है अलग अलग है, लेकिन ये बड़े हैं, नर मादा बड़ी और नर जो छोटा है। एक गुणित बीजाणु उत्पन्न करते हैं, लघु तथा वृहद बीजाणु बनाते हैं। बीजाणु धानी में 2 प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं। ये सेम वही थ्योरी आ गई है वापस बीजाणु पर्ण वाली, जो अभी पिछले टॉपिक में अपन ने डिस्कस किया है। तो ये बीजाणु पर्ण, ये बीजाणु धानी, और यहां बनेंगे बीजाणु। ठीक है, तो बीजाणु पर्ण पर होते हैं। बीजाणु पर्ण जो होता है सर्पिल की तरह लगे रहते हैं। ये शलभ तथा सघन शंकु बनाता है। अगर एक साथ है तो ये शंकु बना लेंगे यहां पर इस प्रकार से। शंकु जिन पर लघु बीजाणु पर्ण तथा लघु बीजाणु धानी होती है उन्हें लघु बीजाणु धानिक अथवा नर शंकु कहते हैं। सेम वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रत्येक लघु बीजाणु धानी से नर युग्मकोद्भिद संतति उत्पन्न होता है। ठीक है, अब बीजाणु वगैरह होगा तो यहां नर युग्मकोद्भिद बनाएगा। नर और मादा अलग अलग वैसे बनाते हैं, तो युग्मकोद्भिद बना लेगा, जो बहुत ही न्यूनीकृत होती है और कुछ कोशिकाओं में सीमित होती है, मतलब बहुत ही कम होती है, स्पष्ट नहीं होती। इन न्यूनीकृत युग्मकोद्भिद को अपन कहते हैं परागकण। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से बनता है, परागकण किससे बनता है? नर युग्मकोद्भिद से बनता है। जो नर स्ट्रक्चर है जो 12th क्लास के दूसरे चैप्टर में बनते हैं। परागकणों का विकास जो है लघु बीजाणु धानी में होता है। सेम वही है, ये देख सकते हैं आप चित्र में, मतलब परागकण नहीं बता रहा, ये चित्र बता रहा है जिम्नोस्पर्म का। जिस शंकु पर गुरु बीजाणु होता है और गुरु बीजाणु धानी होता है, गुरु बीजाणु मादा शंकु कहता है। सेम वही थ्योरी है, पहले का पढ़ लिया। तो 2 प्रकार के नर अथवा मादा शंकु एक ही वृक्ष पर होते हैं, जैसे पाइनस, वापस तीसरा डिफरेंस लिखेंगे आप, और विभिन्न वृक्षों पर साइकस हो सकते हैं। ठीक है, नर और मादा अगर एक पर ही हैं तो उसे उभय जिसे अपन कहते हैं, उभय, उभयश्री, उभयलिंगी जिसे अपन कह सकते हैं एक तरह से, होमो। और अलग अलग पादप पर नर और मादा जैसे साइकस में है वो हेटेरो हो जाए। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बीजांड काय की एक कोशिका से विभेदित होती है। गुरु बीजाणु कहां से बनती है? जो बीजांड काय है, ठीक है, नग्न है, लेकिन यहां तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। जैसे मान लो आपके पास बीजांड काय है, काय का मतलब शरीर, बीजांड का शरीर, बीजांड रखने वाला, तो इसमें से कोई एक कोशिका होती है, वो उसका विकास होता है, विभेदन होता है, वो आगे चलकर क्या बनाती है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, जो गुरु बीजाणु बनाएगा आगे चलकर। मात्र का मतलब माता, माता से ही तो बच्चा बनता है। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बीजांड काय की एक कोशिका से विभेदित होती है, वो अलग निकल जाती है। बीजांड काय एक अस्तर द्वारा सुरक्षित रहता है। इस सघन रचना को बीजांड कहते हैं। ये स्तर इसका आवरण है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को अपन क्या कहेंगे? बीजांड कहेंगे। बीजांड गुरु बीजाणु पर्ण पर होते हैं, जो एक गुच्छा बनाकर मादा शंकु बनाता है। नर शंकु और मादा शंकु बना रहे हैं अलग अलग। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस द्वारा 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। तो सिंपल सा आप समझ में आता है आपको। ये गुरु बीजाणु धानी स्थित अकेला गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद में विकसित होता है। इसमें 2 अथवा 2 से अधिक स्त्री धानी अथवा मादा जनन अंग होते हैं। बहुकोशिक मादा युग्मकोद्भिद भी गुरु बीजाणु में ही रह जाता है। अरे बस, तो आपके पास सिंपल सा टेरिडोफाइट में जो बताया सेम चित्र वैसे ही चलेगा। गुरु बीजाणु धानी में जो है अकेला गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद में विकसित हो जाता है। युग्मकोद्भिद बन रहा है, आगे युग्मक बनेंगे वो। तो इसमें 2 अथवा 2 से अधिक स्त्री धानी अथवा मादा जनन अंग होते हैं।
बहुकोशिक मादा युग्मकोद्भिद भी गुरु बीजाणुधानी में ही रह जाता है। जिम्नोस्पर्म में दोनों ही नर अथवा मादा युग्मकोद्भिद ब्रायोफाइट पर टेरिडोफाइट की तरह स्वतंत्र नहीं होते हैं, वे स्पोरोफाइट पर बीजाणुधानी में ही रहते हैं। इंपॉर्टेंट है, तीनों में डिफरेंस करके इन्होंने बता दिया, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट और जिम्नोस्पर्म में बीजाणुधानी से परागकण बाहर निकलते हैं। ये गुरु बीजाणुपर्ण पर स्थित बीजाणु के छिद्र तक हवा द्वारा ले जाते हैं। हवा कह सकते हैं अपन, या दूसरे जो जीव हैं उनके कह सकते हैं, जिसे परागण की प्रोसेस कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। परागकण से एक पराग नली बनती है जिसमें नर युग्मक होता है। ये पराग नली स्त्री धानी की ओर जाती है जहां पर शुक्राणु छोड़ देती है, और ये सब कुछ जो है पूरी प्रोसेस समझ में आ जाती है। कैसे आती है 12th क्लास में बहुत अच्छे से बता रखा है। अब इसकी भी अगर इस चैप्टर की आप बात कर रहे हो तो मैं इसके जो टर्म 12th क्लास में नहीं मिलेंगे वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा केवल एंजियोस्पर्म के। ठीक है, उससे पहले आप चित्र देख लो। पहला जो है आपके पास ये साइकस का चित्र है, ये वाला ए जो लिखा है ऊपर, बे जो चित्र लिखा है वो आपके पास स्पाइनस है, तने वगैरह आप देख सकते हो इसमें शाखित है या नहीं। और तीसरा जो लिखा है गिंगे का जो आपके पास लिखा है टमाटर का जैसा पौधा दिख रहा है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म में वही बताया जाएगा जो केवल काम का है, क्योंकि जो चीज यहां पर डिटेल से नहीं बताई जा सकती वो 12th क्लास के दूसरे चैप्टर में आएंगी, पहले ही बता देता हूं। एंजियोस्पर्म आप चाहें तो ये जो पैराग्राफ है वो पूरा यहां पर देख ले, और बाकी पूरा वहां देखेंगे 12th क्लास में तो 100% क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में ये वाला पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे कि पढ़ाएगी उसको। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म में अपन ने बात की थी नग्न बीजांड की, मतलब बीज जो होते हैं, बीजाणु जो होते हैं वो नग्न होते हैं। लेकिन एंजियोस्पर्म में ये यहां पर अंडाशय भित्ति आ जाती है जिससे बीजाणु जो है कवर रहते हैं। तो पुष्पी पादपों अथवा एंजियोस्पर्म में परागकण तथा बीजाणु विशिष्ट संरचना के रूप में विकसित होता है, जिसे अपन कहते हैं पुष्प। एंजियोस्पर्म जो पुष्पी पादप है तो पुष्प में ही नर तथा मादा संरचना विकसित होती है, जबकि जिम्नोस्पर्म में बीजांड अनावृत होते हैं। एंजियोस्पर्म जो पुष्पीय पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। ये पादपों में सबसे बड़ा वर्ग है क्योंकि डाइवर्स है, क्योंकि हर एक कंडीशन में मोस्टली रह सकता है। उनके वास स्थान भी बहुत व्यापक है। इनका माप सूक्ष्मदर्शी जीवों जैसे वुल्फिया से लेकर सबसे ऊंचे वृक्ष यूकैलिप्टस 100 मीटर से अधिक ऊंचाई तक हो सकता है। सबसे छोटा वुल्फिया है एंजियोस्पर्म में जैसे बात करें, और सबसे बड़ा यूकैलिप्टस है। फिर से बता रहा हूं, केल्प कहां है, वुल्फिया कहां है, यूकैलिप्टस कहां है, फर्न कहां है, लंबा छोटा, ये आपको ध्यान में रखना है पांचों टॉपिक में। इनमें हमें भोजन, चारा, ईंधन, औषधि और अन्य दूसरे आर्थिक महत्व के उत्पाद प्राप्त होते हैं। जैसे ब्रायोफाइटा में नहीं था आर्थिक तो नहीं था, टेरिडोफाइट में नहीं था तो नहीं था। ये दो वर्ग द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री में विभक्त होते हैं। बीज के जो पत्र हैं, बीज जैसे गेहूं, चना हुआ, मूंगफली हुआ, 2 बीजपत्र है उसके अंदर। कुछ ऐसे भी होते हैं जो केवल एक बीजपत्र, बीज केवल एक ही पत्र से बना होता है। तो 2 क्लास में इसको 2 वर्ग में विभाजित किया गया, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री पौधों की पहचान बीजों में 2 बीजपत्रों के होने, पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास तथा पुष्प के चतुष्टय अथवा पंचतय होने, अर्थात प्रत्येक पुष्प के पुष्प चक्र में 4 अथवा 5 सदस्य होने के आधार पर की जाती। अब इसको आपको ये वाला समझना है तो 5वें चैप्टर में अपन चलते हैं। ठीक है, 5वें चैप्टर में जालिका रूपी शिरा विन्यास क्या है या समानांतर क्या है वो सब वहां पर अपन पढ़ते हैं। ये है इस प्रकार से जालिका होता है, कोई फिक्स नहीं है, और समानांतर में इस प्रकार से होता है, एक दूसरे के समानांतर। तो ये 5वें चैप्टर में डिटेल से पढ़ते हैं क्या पुष्पी संरचना क्या नहीं है। दूसरी ओर एक बीजपत्री पौधों में बीज में केवल एक बीजपत्र का होना, पत्ती में समानांतर शिरा विन्यास एवं त्रिटीय पुष्प अर्थात प्रत्येक पुष्प चक्र में 3 उपांग होना एक बीजपत्री पौधे के विशेष अभिलक्षण है। ये यहां पर लिखा जो है ना, ये 5वें चैप्टर में नहीं लिखा, केवल इन टर्मों को समझा रखा है। वहां पर जब आप 5वां चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर एक बीजपत्री जो लिखा है, द्विबीजपत्री लिखा है, उसकी प्रॉपर्टीज में अपन को ये ऐड करना है। ठीक है, ये जोड़ना है अपन को कि चतुष्टय, पंचतय या त्रिस्तय किसका विलक्षण है वो आपको लिखना है। समानांतर शिरा विन्यास है या नहीं वो आपको लिखना है। द्विबीजपत्री पौधों के बीजों में 2 बीजपत्र होता है जबकि एक बीजपत्री में 1 होता है, ये अपन ने डिस्कस कर लिया है। अब ये जो रहा ना पैराग्राफ ऐसा, चित्र देख लो। ये आपके पास क्या है, द्विबीजपत्री देख के एक बीजपत्री घास वगैरह जो होती है ना वो एक बीजपत्री में आता है। इसको केवल देखना ही आपको, नहीं पूछता प्रश्न यहां से।
अब बात रही इस पैराग्राफ की, तो ये जो पैराग्राफ है नहीं आएगा यहां पर समझ में, क्लियर कट में बोलता हूं, नहीं आएगा यहां पर। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्रथम दफा आप देख रहे हैं, पहली मर्तबा देख रहे हैं, तो ये समझ में नहीं आएगा। और दूसरी बार देख रहे हैं तो ये आपको समझ में कहां से आया, ये 12th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है वो आपको पढ़ने के बाद आया। अगर आप केवल 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तब तो केवल इसकी रीडिंग कर लीजिएगा 2-3 बार, समझ में नहीं आएगा, इस पैराग्राफ से पूरा चैप्टर नहीं आएगा। और आप 12th क्लास में आ चुके हैं तो वो चैप्टर पढ़ लिया है और नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये 100% क्लियर है। नहीं पढ़ोगे तब भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसीलिए यहां पर मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं, ये नहीं समझा रहा हूं, समय वेस्ट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ये चित्र भी सेम वही है जो ये थ्योरी में लिखा है, तो इसको भी अभी के लिए स्किप अपन कर रहे हैं। 12th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है उसमें क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। अब अपन चलते हैं लास्ट टॉपिक में, पादप जीवन चक्र तथा, देखो इसको मैं वापस से बता रहा हूं, इसमें आपको ये जो पैराग्राफ पहला मैंने पढ़ाया है आपको पढ़ लेना, क्योंकि इसमें जो पादपों के नाम है ना वो उस चैप्टर में नहीं लिखे, तो ये आपको पढ़ना है। और जो चित्र देखे हैं वो देखने हैं आपको, बाकी सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक तो कुछ जो टर्म है वो 5वें में, जैसे मैंने कुछ तो मैंने बता दिए हैं यहाँ पर, द्विबीजपत्री का मतलब क्या है, एक बीजपत्री का क्या है, शिरा विन्यास समानांतर क्या है और वो किस प्रकार का, ठीक है। बाकी जो है वो 5वें और दूसरा जो चैप्टर है 12th क्लास को, उसमें 100% क्लियर हो जाएगा, गारंटी है मेरी। आगे अपन चलते हैं पादप जीवन चक्र तथा संतति या पीढ़ी एकांतरण। जो अब तक आपने पढ़ा है, जैसे जिसमें एल्गी से लेकर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, उसमें भी मेनली जो 2 शब्द अपन काम में ले रहे हैं बार बार, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद, उनका खेल है इसमें पीढ़ी एकांतरण में, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं, याद रखने हैं आपको। याद नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछेंगे, मैं ट्रिक आपको बता दूंगा। क्लियर है। तो पादप में ए गुणित तथा द्विगुणित कोशिकाएं माइटोसिस द्वारा विभक्त होती हैं। माइटोसिस का मतलब समसूत्री विभाजन। इसके कारण विभिन्न काय ए गुणित अथवा द्विगुणित होते हैं। ए गुणित कोशिका में समसूत्री विभाजन हो रहा तो वहां पर ए गुणित ही बनेगा, एन से एन ही बनेगा। द्विगुणित कोशिका में समसूत्री विभाजन हो रहा तो द्विगुणित ही बनेगा समसूत्री में तो, लेकिन इसमें अगर अर्धसूत्री हो रहा है तो यहां ए गुणित बन जाएगा, ठीक है। ए गुणित पादप काय माइटोसिस द्वारा युग्मक बनाते हैं। ए गुणित जो बॉडी है वो माइटोसिस द्वारा क्या बनाएंगे, युग्मक बनाते हैं। इसमें पादप का युग्मकोद्भिद होता है। निषेचन के बाद युग्मनज भी माइटोसिस द्वारा विभक्त होता है, जिसके कारण द्विगुणित स्पोरोफाइट बनता है। ये एन था, ये एन था, ये आपके पास क्या बनाएगा, युग्मकोद्भिद, ये भी युग्मकोद्भिद बना है। लेकिन जब जुड़ेगा तो 2n युग्मनज जो बनेगा ये आगे चलकर युग्मकोद्भिद सॉरी स्पोरोफाइट ही बना देगा, बीजाणुद्भिद जिसे अपन कहते हैं, क्योंकि आगे चलकर वापस स्पोर बनाना है इसे। तो इस पादप काय में मियोसिस द्वारा ए गुणित बीजाणु बनते हैं। ये ए गुणित बीजाणु माइटोसिस द्वारा वापस विभक्त होकर क्या बनेंगे, ए गुणित पादप काय बनाते हैं। इस प्रकार किसी भी लैंगिक जनन करने वाले पौधों के जीवन चक्र के दौरान युग्मकों जो ए गुणित युग्मकोद्भिद बनाते हैं और बीजाणु जो द्विगुणित स्पोरोफाइट बनाते हैं के बीच में संतति या पीढ़ी एकांतरण होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जिसे अपन कहते हैं। पहले युग्मकोद्भिद, फिर बीजाणुद्भिद, फिर युग्मकोद्भिद, फिर बीजाणुद्भिद। तो पीढ़ी एकांतरण, एक का अंतर आना, युग्मकोद्भिद से वापस युग्मकोद्भिद आने में एक का अंतर आया बीजाणुद्भिद का, हुआ एक तरह से बीजाणु का सॉरी पीढ़ी एकांतरण या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आ रही बात समझ? जो अपन ने पढ़ा सब कुछ वही है, केवल चित्र के माध्यम से इसने समझा रखा जो मैंने पहला चित्र बताया था। तो पहला जो पैटर्न है उसमें बीजाणुद्भिद संतति में केवल एक कोशिका वाला युग्मनज होता है, उसमें कोई मुक्त जीवी स्पोरोफाइट नहीं होता है। युग्मनज में मियोसिस विभाजन होता है जिससे ए गुणित बीजाणु बनते हैं। ए गुणित बीजाणु में माइटोटिक विभाजन होता है, जैसे आप देख सकते हैं युग्मकोद्भिद है, ये ए गुणित है। इसमें युग्मक जनन हुआ है तो मतलब युग्मक जनन का मतलब होता है युग्मकों का निर्माण की प्रक्रिया, वापस से युग्मकों का संलयन होता है तो युग्मनज बनता है। और ये वाली जो अवस्था आपके पास आएगी वो कौन सी आ जाएगी भाई साहब, स्पोरोफाइट वाली आ जाएगी, बीजाणुद्भिद वाली आ जाएगी। तो ये बन चुका है। ऐसे पौधों में प्रभावी प्रकाश संश्लेषी अथवा मुक्त जीवी युग्मकोद्भिद होते हैं। इस प्रकार के जीवन चक्र को ए गुणितक कहते हैं। जो प्रभावी अवस्था उसी के हिसाब से अपन ने नामकरण किया है, ए गुणितक ये हो जाएगा, हैप्लॉन्टिक हो जाएगा, हैप्लॉन्टिक, ठीक है।
ए गुणितक को ही इंग्लिश में बोलते हैं हैप्लॉन्टिक। एग्जाम्पल वोल्वोक्स स्पाइरोगायरा क्लेम आइडोमोनास की कुछ स्पीशीज प्रकार से आती है, ये चित्र इसका है। अब दूसरे में अपन क्या करेंगे, जिसमें बीजाणुद्भिद जो है प्रभावी हो जाएगी साथ। तो इस चित्र को आप देख सकते हो यहां पर, इसमें क्या है, द्विगुणितक आपको बता रखा है डिप्लॉन्टिक, और ये ए गुणितक बता रखा है। तो इसमें क्या युग्मनज बना, युग्मनज से बीजाणुद्भिद और बीजाणुद्भिद से वापस अर्धसूत्री मियोसिस हुआ, उसके बाद में युग्मक बने और युग्मक में वापस से युग्मक जनन, युग्मक का जो है यहां पर संलयन होगा युग्मक उद्भिद बनने के बाद में युग्मक संलयन। तो यहां प्रभावी अवस्था कौन सी जाएगी, बीजाणुद्भिद आ जाएगी। तो कुछ ऐसे उदाहरण भी जहां पर पादप में द्विगुणित बीजाणुद्भिद जो है प्रभावी है, प्रकाश संश्लेषित तथा मुक्त है, इसे अपन कहते हैं द्विगुणित। जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के पादप इसके अंदर आएंगे मोस्टली, आर्यवत्सन सबसे ज्यादा मोस्टली यही आएंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। इसके अलावा कुछ जो शैवाल है जैसे फ्यूकस स्पीशीज इंपॉर्टेंट है, उसमें भी डिप्लॉन्टिक मिलती है, ये अपवाद है। आर्यवत्सन में क्या है, अपवाद है, इसमें द्विगुणितक या डिप्लॉन्टिक मिलता है। अब आपके पास ये जो शैवाल के एग्जाम्पल हैं वो हो चुके हैं ए गुणितक में। द्विगुणितक में आपके पास क्या आ चुका, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आ चुका है। अब बचा क्या, टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट, ये जो दो बचे, और इन दोनों में क्या होगा, ए गुणितक और द्विगुणितक दोनों मिलेगी, जो एक दूसरे पर निर्भर है, एक तरह से अपन कह सकते हैं ना। तो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में मिश्रित अवस्था अर्थात दोनों प्रकार की अवस्थाएं देखने को मिलती है। ये बहुकोशी की होती है, लेकिन उनकी प्रभावी अवस्था में भिन्नता होती है। ठीक है, ये आपको बता दिया ब्रायोफाइट में कौन सी प्रभावी होती है, युग्मक उद्भिद है या हिंदी में क्या कहता है, बीजाणुद्भिद है, ये आपको बता दिया। ठीक है, और टेरिडो में इसका जस्ट अपोजिट है। तो यहां दोनों मिल रही है, तो इसे अपन कहेंगे द्विगुणितक ए गुणितक प्रकार का, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। प्रभावी कौन सी है, अलग अलग में अलग अलग है। वापस सेम वैसा ही है, चित्र सेम वैसा ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक प्रभावी मुक्त प्रकाश संश्लेषित थैलासाब अथवा सीधी अवस्था ए गुणितक युग्मकोद्भिद में होती, और ये अल्पायु बहुकोशी की बीजाणुद्भिद जो पूर्ण अथवा आंशिक रूप से जुड़े रहने के कारण पोषण के लिए युग्मकोद्भिद पर निर्भर करता, बता दिया। ठीक है, ये आपको बता दिया। पीढ़ी एकांतरण तो फिर भी इसके अंदर हो रहा है। सभी ब्रायोफाइटों में ऐसा पैटर्न होता है। 3.7 का जो से है ये लिखा है, जो ये चित्र है। चित्र आपको ध्यान में रखना, कैसे पूछेगा चित्र में से सवाल, जैसे मान लो इसको यहां से हटा देगा ये, इसको यहां से हटा देगा ये, इसको यहां से हटा देगा ये, अब बोलेगा ए बी सी लिख देगा। उपरोक्त चित्र में या दिए गए चित्र में ए बी सी को पहचानिए और जो जो हटाया वो ऑप्शन में दे देगा और कॉलम को मैच करना। इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको चित्र ध्यान में रखना, समझा है तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब द्विगुणित बीजाणुद्भिद प्रभावी मुक्त प्रकाश संश्लेषी सहवनीय पादप का होता है, और सहवनीय का मतलब आपको समझ में आता है। किसमें सबसे पहले मिले थे सहवनीय, टेरिडो या ब्रायोडो, ये ध्यान में रखना है, टेरिडो मिला। ये बहुकोशिक व्रत जीवी स्वपोषी मुक्त किंतु अल्पायु ए गुणित युग्मकोद्भिद से पीढ़ी एकांतरण करता है, ऐसे पैटर्न को ए गुणितक जीवन चक्र कहते हैं। इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे अधिकांश शैवाल में ए गुणितक पैटर्न मिलता है, उनमें से कुछ जैसे एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और केल्प में ए गुणितक द्विगुणितक पैटर्न मिलता है। फाइकस एक ऐसा शैवाल है जिसमें द्विगुणित मिलता है, ये पहले आपको बताया था, द्विगुणितक मिल रहा है फाइकस में जिम्नो एंजियो के साथ में। लेकिन कुछ ऐसे भी जिसमें ए गुणितक द्विगुणितक मिलते हैं, वो है एक्टोकार्पस। मतलब शैवाल में तो तीनों मिलता है, शैवाल में तीनों ही मिलता है, ए गुणितक मिल रहा है, द्विगुणितक मिल रहा है और ए गुणितक द्विगुणितक मिल रहा है। एग्जाम्पल अलग अलग आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहां जो है अपना चैप्टर होता है कंप्लीट। क्या होता है, कंप्लीट। तीसरा चैप्टर यहां पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। उम्मीद मैं करता हूं आपको ये समझ में आया है। फिर भी उम्मीद तो मैं जब करूंगा जब आपने पूरा देखा है, नहीं देखा तो फिर तो आप मुझे सुन भी नहीं सकते ये वाला जो मैं बोल रहा हूं। तो यहां जो चैप्टर होता है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद मैं करता हूं आपको ये समझ में आया है। नहीं आया है कोई भी टॉपिक तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, जवाब आपको 100% दिया जाएगा। ठीक है, अगला जो चैप्टर है वो है प्राणी जगत, चौथा चैप्टर। वो थोड़ा सा बड़ा है तो उसे अपन अच्छे से करेंगे। ये वाला चैप्टर पढ़ लिया आपने, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, खुद के नोट्स पढ़ लीजिए, उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।